अच्छा बेटा, देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की। बेटा, मुगल एम्पायर के बारे में अगर हम एक इंट्रोडक्शन की बात करें तो मुगल एम्पायर आपको पता है मुसलमान रूल कर रहे थे। 1526 में विद द सक्सेशन ऑफ बाबर स्टार्ट होता है। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास ये 1858 तक रूल करेगा, जब तक हमारे पास क्या होगी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगी। उसके बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद आपका मुगल एम्पायर क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये बात हमें क्या पता है, ऑलरेडी पता है। फिर हमें ये बात भी पता है कि हमारे पास मुगल एम्पायर जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हुआ था, फ्रॉम अफगानिस्तान टू असम एंड फ्रॉम कश्मीर टू मैसूर। और हमें ये बात भी पता है कि हमारे पास इसी वजह से हमारे रूलर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था टू रूल, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि एक सिंगल रूलर प्रॉपर तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहा था। हमारा एरिया बहुत बड़ा था, एक रूलर के लिए ट्रैवल करना, कम्युनिकेट करना, रूल करना काफी मुश्किल था, जिसकी वजह से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और प्रॉब्लम्स ये थी कि भाई आपके पास लोगों ने अपोज करना स्टार्ट करा कि आप हमारे रूलर हैं और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा आपकी वजह से। तो जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या होती है, कि मुगल एम्पायर हमारे पास डिक्लाइन होता है। दूसरा रीजन है सक्सेशन डिस्प्यूट। सक्सेशन डिस्प्यूट, आपको ये बात पता है कि देयर वाज नो लॉ ऑफ सक्सेशन। जब भी कोई रूलर मरता था आपस में लड़ते थे। जब आपस में लड़ते थे तो आप ये बात बताओगे कि ओनली अकबर केम टू थ्रोन विदाउट फाइटिंग, बाकी सब लड़ते थे। औरंगजेब ने भी अपने बच्चों में डिवाइड करा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, लड़ा। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे जब आपस में हम लोग लड़ते थे पावर के लिए, तो हमारी ही आर्मी जाया होती थी, हमारे ही बंदे मरते थे, हमारा ही पैसा जाया होता था, हमारी ही वेपनरी डैमेज होती थी। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि मुगल एम्पायर काफी वीक हो गया और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। फिर एक और रीजन हमें पता होना चाहिए कि लेविश लाइफ स्टाइल, दे स्पेंड लग्जरियस लाइफ स्टाइल। उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत ही लग्जरियस था। और आप ये बात भी बता सकते हो कि हमारे पास उन्होंने एक पर्ल मॉस्क बनाई, जिससे एक बहुत बुरी एग्जांपल सेट हुई। दे वर बिजी इन ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, एडल्ट्री, हर बुरे काम के अंदर क्या थे, मौजूद थे। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारे पास वो प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे और वो अयाशियों में पैसा लगा रहे थे। जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। तो ये हमारे पास कितने रीजन हो गए, 1, 2 एंड 3। अगर 7 मार्क्स का सवाल आ रहा है तो आप ये 3 रीजन ही लिखोगे, सही है। उसके बाद हमारे पास है औरंगजेब की पॉलिसीज। औरंगजेब की पॉलिसीज आपको पता है, जिजिया टैक्स, आपको पता है मनसबदारी सिस्टम एंड रिलीजियस पॉलिसी। जिजिया टैक्स के अंदर इन्होंने क्या करा, एक टैक्स लगाया जो कि किसके ऊपर लगता था, सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था। दूसरी बात हमें क्या पता होनी चाहिए कि हमारे पास इन्होंने क्या हरकत करी, इन्होंने ये हरकत करी, आप ये बात बताओगे कि टैक्स क्यों ले रहे थे, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम्स। लेकिन वो टैक्स इतना ज्यादा लिया जा रहा था कि लोगों को गुस्सा आना शुरू हुआ। दूसरी जो चीज थी वो क्या थी, कि टैक्स तो ले रहे हैं, साथ ही साथ में आप ये बताओगे कि उनके खिलाफ चीजें कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनके टेम्पल्स को तोड़ रहे हैं, चीजों में तंग कर रहे हैं। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारे पास नॉन मुस्लिम्स को काफी ज्यादा गुस्सा भी आया। दूसरा रीजन क्या है, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम सर क्या है, इन्होंने एम्पायर को इनटू डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड कर दिया। एंड फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट ही अपॉइंटेड अ केयर टेकर, एक बंदा हायर करा कि जिसकी ड्यूटी थी कि वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एंड टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। लेकिन क्या होता था कि वो मनसबदार करप्ट थे, वो क्या कर रहे थे कि उसका मिसयूज कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके मुगल एम्पायर क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। तो ये मनसबदारी सिस्टम है। फिर रिलीजियस पॉलिसीज, आप ये बात बताओगे कि ये वैसे तो एडल्ट्री, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग इनमें मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर ये बन रहे थे मासूम मुसलमान। जब ये मासूम मुसलमान बन रहे थे तो आप ये बात बताओगे कि इन्होंने क्या करा, कि लोगों के टेम्पल्स जलाए, लोगों को क्या करा, काफी ज्यादा तंग करा। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ, कि ओपोज करा। आप ये भी बात बता सकते हो कि हमारे पास इन्होंने सती को क्या करा, बैन करने की कोशिश करी, इन्होंने भंग को बैन करने की कोशिश करी। तो जब ये सारी रिलीजियस पॉलिसीज हुई तो इन्होंने नॉन मुस्लिम से क्या ले लिया, पंगा ले लिया। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और रीजन जो हमारे पास है फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वो है नो नेवल फोर्स। आप ये बात बताओगे मुगल एम्पायर के पास नेवी नहीं थी। ऑन दी अदर एंड अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो वो लोग समंदर से ही ट्रेडिंग के लिए आए, उनकी नेवी काफी स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से देवर एबल टू डिफीट मुगल्स एंड उन्होंने हमें रिप्लेस कर लिया एंड वो लोग पावर के अंदर आ गए। एक और रीजन है वीक आर्मी। मुगल्स के पास जो है वो आउटडेटेड वेपनरी थी, मुगल्स के पास पैसे नहीं थे, क्यों, क्योंकि वो लोग आपस में ही लड़ने में पैसे लगा देते थे। मुगल्स की आर्मी जो है वो बहुत पुरानी थी। ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो उसकी आर्मी थी, किसकी, हमारे पास जो ब्रिटिश की आर्मी थी वो अच्छी थी, क्यों, क्योंकि उधर क्या चल रही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि भाई वो लोग बहुत हमसे एडवांस थे, जिसकी वजह से उनकी आर्मी भी अच्छी थी एंड दे वर इजीली एबल टू डिफीट अस, और उन्होंने हमें डिफीट करा। इसी वजह से मुगल एम्पायर क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। फिर हम बात करते हैं इंटरनल इन्वेजन्स की। अगर हम इंटरनल इन्वेजन्स की बात करें तो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या कहानी है, कि मराठास मराठास ने हमें तंग करके रखा हुआ था, वो गोरिल्ला फाइटर्स थे। वो किसके अंडर गैदर हुए, अंडर गैदर
टुगेदर विद शिवाजी। बाद में वो लोग, शिवाजी तो बाद में डेथ हो जाती है, लेकिन उनका रूल इतना ज्यादा बढ़ता रहा, वो बहुत अच्छा लड़ते थे, उन्होंने हमारे एरियाज को कैप्चर करना शुरू कर दिया, और साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे एरियाज को कैप्चर करते रहे, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हुआ, मुगल एम्पायर का रूल कम हुआ, मराठास का रूल बढ़ गया। साथ ही साथ में फॉरेन इन्वेजन्स आपको याद होना चाहिए, 1738 में नादिर शाह आए थे, नादिर शाह ने में क्या करा था, इन्वेट करा था, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे वो कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन ले गए। एट द सेम टाइम अहमद शाह अब्दाली 1747 से लेके 1769 तक हमें 10 दफा इन्वेट करते हैं। 1761 के अंदर आप ये बात बताओगे वो हमारी मदद करने आते हैं, लेकिन वो हमें इन्वेट करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारी इकोनॉमिकल काफी हमें लॉस होता है, और मुगल एम्पायर क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, काफी ज्यादा वीक हो जाता है। एंड द मेन रीजन जिससे मैं एग्री करता हूँ, आप जो है वो किसी और रीजन से भी एग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो द मेन रीजन है वो है अराइवल ऑफ ब्रिटिश। अगर हम अराइवल ऑफ ब्रिटिश की बात करें, तो आप ये बात बताओगे कि जैसे जैसे मुगल एम्पायर आपके पास क्या हुआ कि डिक्लाइन हो रहा था, तो ब्रिटिश ने देखा यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ब्रिटिश ने क्या करा, वो एज अ ट्रेडर्स आए, उन्होंने एक गेम खेला। उन्होंने गेम क्या खेला कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी एडवांस वेपनरी, उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट करा। फिर उन्होंने जब हमारे साथ वॉर करी, तो उनकी एडवांस वेपनरी थी, उनकी वेपनरी हमसे बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा फायदा उठाया और उन्होंने मुगल्स को क्या कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। सो दिस इज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ये हमने डिफरेंट रीजंस पढ़े। कौन कौन से रीजंस पढ़े? वास्ट एम्पायर, सक्सेशन डिस्प्यूट, लेविश लाइफस्टाइल, औरंगजेब पॉलिसीज, नो नेवल फोर्स, वीक आर्मी, इंटरनल इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन, अराइवल ऑफ ब्रिटिश। अब देखें, बच्चे कहते हैं कि सर आपने अगर इतने इतने रीजंस लिखे हुए हैं, ये क्यों लिखे हैं? देखिए डिटेल में तो मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है ना, अगर आपने पढ़ना है तो आप डिटेल में नोट्स से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि जब आपके पेपर से एक दो दिन पहले जब आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, तो ये क्या होगा, आपको हेल्प आउट करेगा कि आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, लंबी आपको खुद करने आती है पेपर के अंदर, लंबी आपको भी पता है आप कर सकते हैं, और मुझे भी पता है कि पूरा भरोसा आप लोग कर लेंगे। तो ये क्या है, अच्छा अगर सिर्फ आप ये लिखेंगे तो आप जो है ना लेवल 2 से ऊपर नहीं आ पाएंगे, ये बात, चाहे वो 14 मार्क का सवाल हो चाहे वो, क्योंकि ये सिर्फ रीजंस आइडेंटिफिकेशन, रीजंस की एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन सही है, आंसर्स के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अच्छा अब सवाल है कि सर एक 7 मार्क का सवाल आया था कि वाई मराठास वर डिफीटेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। हमें भी पता है और आपको भी ये पता है कि मराठास ने अपनी औकात से ज्यादा लैंड्स को कैप्चर कर लिया था, उनकी इतनी ज्यादा लेवल नहीं था कि वो इतने ह्यूज लैंड को जो है वो संभाल सके। लेकिन जब उन्होंने इतना ज्यादा चीजों को कैप्चर कर लिया, तो उसकी वजह से हुआ क्या हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि आपके पास वो उसको मैनेज नहीं कर पाए, एंड देन दैट्स व्हाई दे वर डिफीटेड। दूसरा रीजन ये है कि जो मराठास की फैमिलीज थी, वो अपनी जो लॉयल्टी शो कर रही थी, वो किससे लॉयल्टी शो कर रही थी, दूसरे लोकल रूलर से। मराठास से वो लॉयल नहीं थे, वो किससे थे, वो आपके पास दूसरे लोकल रूलर से वो थे लॉयल, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि मराठन के अंदर यूनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि दे वर डिफीटेड। एंड द थर्ड रीजन आपको याद होना चाहिए कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली आए थे, and they defeated Marathas, जिसकी वजह से Marathas were defeated after the decline of Mughal Empire. So these are the three reasons that we should know. पेपर के अंदर सवाल, बच्चे के दिमाग के अंदर एक सवाल आएगा कि सर आप मुझे ये बात बताएं कि सवाल है why Marathas were defeated after the decline of Mughal Empire. डिक्लाइन तो आपका 1858 में हुआ, यहाँ पे हम 1761 का रीजन क्यों लिख रहे हैं, इसकी वजह से वो लोग वीक हो गए। हालांकि ये रीजन गलत है, लेकिन अब मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम ये बात कहते हैं कि भाई 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक करा, तो उसकी वजह से ये लोग वीक हो गए, इसी वजह से दे वर डिफीटेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सो ये तीन रीजन है। अगर आप पेपर में सिर्फ ये लिख के आते हो, आपको 4 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे, या आपको सिर्फ रीजन आइडेंटिफिकेशन के नंबर मिलेंगे। लेकिन आप अगर रीजन एक्सप्लेन करोगे, तो फिर हमें क्या मिलेंगे, 7 में से 7 मिलेंगे। फिर सवाल है कि भाई, एक सवाल ये भी आया हुआ है, वाई हिंदू ऑब्जेक्टेड टू जिजिया टैक्स। अब सवाल ये है कि भाई हिंदू ने जिजिया टैक्स को क्यों ऑब्जेक्ट करा। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जिजिया टैक्स जो है वो हमारे पास सिर्फ किसके ऊपर लगता था, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था। तो नॉन मुस्लिम्स को ये लगा कि भाई ये तो गलत है, और जो लोग मुगल आर्मी को ज्वाइन करते थे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, जिसकी वजह से उनको ये लगा कि भाई ये तो हमारे साथ ज्यादती आप लोग कर रहे हो, जिसकी वजह से उन्होंने जिजिया टैक्स को अपोज करा। दूसरा रीजन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिजिया टैक्स किसके लिए था, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम्स। लेकिन उससे प्रोटेक्शन नहीं दी जाती थी, बल्कि उनके रिलीजियस टेम्पल्स को तोड़ा गया, उनकी जगहों पे डैमेज किया गया, उनकी सती को बैन किया गया, भंग को बैन किया गया। जब आप ये बात बताओगे कि वो पैसा दे रहे हैं फॉर प्रोटेक्शन, लेकिन प्रोटेक्शन के खिलाफ जगह मुगल रूलर्स क्या कर रहे थे, स्टेप्स ले रहे थे अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स।
एंड द थर्ड रीजन है ये कि भाई जिजिया टैक्स की जो परसेंटेज थी वो जक़ात से भी ज्यादा थी, जक़ात 2.5% लगती है, जिजिया टैक्स इससे भी ज्यादा लग रहा था, जिसकी वजह से हिंदूस को गुस्सा आया कि भाई अगर आप हमसे भी टैक्स ले रहे हो, जक़ात हम नहीं दे रहे, लेकिन एटलीस्ट आप हमसे टैक्स उतना लो जितना आपका इस्लाम कहता है, जक़ात अगर जितनी है उतना टैक्स लो, आप ही हमसे इतना ज्यादा टैक्स ले रहे हो तो ये हमारे साथ ना इंसाफी कर रहे हो, जिसकी वजह से हिंदूज ने इसको क्या करा, ऑब्जेक्ट कर। अब सवाल ये है कि सर एक अभी हमारे पास नवंबर 2023 के अंदर सवाल आया, इम्पैक्ट ऑफ औरंगजेब डोमेस्टिक पॉलिसी, जिसके अंदर बच्चों स्टूडेंट ने ना इसको एक बहुत ज्यादा अपनी अपनी जिंदगी पे क्या कर लिया, टेंशन ले ली कि सर नवंबर 2023 के अंदर अगर नया सवाल आया तो सर हम तो पेपर में कर नहीं सकते। देखिए मसला सारा ये है कि अगर आप नए सवाल से डरोगे, नया सवाल आपको डराएगा। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, इम्पैक्ट का मतलब होता है औरंगजेब की डोमेस्टिक पॉलिसी, ऐसे इम्पैक्ट का मतलब होता है अफेक्ट। सही है। अब औरंगजेब की 3 डोमेस्टिक पॉलिसीज आपने पढ़ी, एक आपने पढ़ा मनसबदारी सिस्टम, मुझे आप खुद बताओ कि मनसबदारी सिस्टम का क्या इफेक्ट आया था, करप्शन ही बढ़ी थी ना, इससे कोई या क्या कोई अच्छी चीज हुई थी, नहीं हुई थी। दूसरा, इसने जिजिया टैक्स लगाया था तो क्या हिंदूज खुश हुए थे, पप्पियां कर रहे थे, नहीं, हिंदूज इससे दुखी हुए थे, तो हिंदूज क्या करेंगे, ओपोज करेंगे, तो ये एक आएगा। तीसरी चीज आप ये बताओगे कि हमारे पास इन्होंने क्या करा था, इन्होंने, आपको ये भी पता होना चाहिए, इन्होंने कुछ वॉर्स करी थी अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, तो उसके अंदर इन्होंने सारा पैसा उसका क्या कर लिया था, इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि वो भी एक बुरा इम्पैक्ट आया था कि आपका पैसा सारा क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो ये आप बता सकते हो। अब इसके अंदर अब बच्चा ये कहता है कि सर आपने जो वो है औरंगजेब ने जो अपनी एक्सपेंशन करी, वो वाला पॉइंट तो सर हमने नहीं पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ 2 पॉइंट आते थे, तो बेटा 2 पॉइंट में भी 6 नंबर मिल जाते हैं, 7 में से आपको पता है ना 6 नंबर 2 पॉइंट में मिल जाते हैं। कहने का मकसद है कि आप अगर अपने सर पे सवार करोगे, 2024 के पेपर में भी नया सवाल आएगा, ये बात मैं आपको बता दूं पहले से। अब नया सवाल आएगा तो उस पे क्या रोना धोना शुरू कर दोगे, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि भाई अगर आपको एक रीजन भी अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन कर दे तो 5 नंबर मिल जाते हैं। 2 नंबर लूज करना कोई बड़ी बात नहीं है नए सवाल पे, पुराने सवाल पे आप पूरे पूरे ला रहे होगे। तो कहने का मकसद है कि अपनी चीजों को है ना अच्छे तरीके से करो, क्योंकि ये चीज आपको मैं पहले से बता दूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई पेपर में नया सवाल नहीं आएगा, मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ पेपर में नया सवाल आएगा, जो कि आप अगर दिमाग से करोगे आप 5 से 6 नंबर उसमें इजीली ले लो। एग्जामिनर ने आपके लिए आसानी करी है, उसका फायदा उठाओ, एक रीजन 2 रीजन एक्सप्लेन इजीली कर सकते हो, कर दोगे तो आपको 5 या 6 नंबर मिल जाएंगे, और 3 रीजन पूरे आते हैं तो वेल एंड गुड है, आपको कितना मिल जाएंगे, पूरे मिल जाएंगे। तो आप ये बात बताओगे, एक रीजन ये था कि भाई हमारे पास क्या है कि जिजिया की वजह से नॉन मुस्लिम्स को काफी गुस्सा आया। दूसरा आप बताओगे कि इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स करी जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक एम्पायर पे काफी ज्यादा प्रेशर आया। तीसरा आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है कि इन्होंने जो मनसबदारी सिस्टम करा वो बहुत ही इनएफिशिएंट था। सही है, अभी हम उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब हमारे पास कहानी है कि सर इसके पास पेपर्स, एक्सप्लेन व्हाई मुगल एम्पायर डिक्लाइन फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब, आपको ये सवाल दिख रहा है, आपको यहाँ 3 रीजंस दिख रहे हैं, आप कोई और 3 रीजंस भी लिख सकते हो, लेकिन आप अगर ये वाला लिखोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, सक्सेशन डिस्प्यूट, लेविश लाइफ स्टाइल एंड आपके पास वास्ट एम्पायर। आप अगर एक रीजन लिखते हो 5 नंबर मिलेंगे, 2 रीजन लिखते हो 6 नंबर मिलेंगे, 3 रीजन लिखते हो 7 नंबर मिलेंगे, ये बात आपको भी पता है मुझे भी पता है, डिटेल में पढ़ लेना, जो मैंने आपको लेक्चर में समझाया वही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। उसके बाद सवाल यह है, वर द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, एक्सप्लेन योर आंसर। सबसे पहले आपको पता है कि 14 मार्क्स का पैटर्न ये है कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन वाला रीजन लिखूंगा, पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब है, मैंने औरंगजेब की सारी पॉलिसीज बताई कि उन्होंने क्या क्या काम करा। उसके बाद मैंने जब ये बात बता दी तो मुझे लेवल 3 7 नंबर मिल गए। अब जैसे ही मुझे लेवल 3 7 नंबर मिल गए, अब मैं लिखूंगा हाउ एवर देयर वर अदर फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सही है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक और रीजन बता दिया, मर्टन। अच्छा मैं कोई भी 3 बता सकता हूँ, जरूरी नहीं है मैंने जो 3 बताए वही आप बताओ। मैंने ये 3 क्यों बताया, मैंने इसलिए 3 बताए क्योंकि 7 मार्क्स में मैंने 3 रीजन जो लिखे हैं वो अलग लिखे हैं, ताकि आपकी एलैबोरेशन, और अगर किसी को एलैबोरेशन में मसला हो रहा है तो बेटा प्रॉपर नोट्स खोलने की तौफीक कर लेना, क्योंकि देखो पांच पेपर्स के अंदर हर सवाल एक अलग तरीके से अटेम्प्ट होता है। यहाँ आपको शॉर्ट के अंदर समझा, सिर्फ तरीका समझाने का मकसद है कि भाई पांच पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आपने मराठन वाला लिख दिया रीजन, उसके बाद आपने फॉरेन इन्वेजन्स वाला पूरा बता दिया कि भाई पीकॉक थ्रोन और ये सारा, उसके बाद आपने अराइवल ऑफ ब्रिटिश भी बता दिया। सही है। एक रीजन क्वेश्चन वाला, अदर 3 रीजन। अच्छा एक रीजन जब आपने क्वेश्चन वाला लिखा आपको लेवल 3 7 मिल गए, जैसे ही आपने एक और रीजन लिखा तो आपको लेवल 4 10 नंबर मिल गए, फिर आपको लेवल 4 11 मिल गए, फिर आपको लेवल 4 12 मिल गए। सही है। अब जब ये मिल गए, अच्छा सर सवाल ये पैदा होता है, सर आपने हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर और इस्लामियात में मार्किंग स्कीम्स लगाई थी, इसमें क्यों नहीं लगाई, आपको पता है मार्किंग क्राइटेरिया चेंज हुआ है ना, मार्किंग क्राइटेरिया चेंज हुआ है। अभी मैं आपको मार्किंग स्कीम लगा देता, कोई पुराना सवाल होता, पुराने सवाल के अंदर लिखा हुआ होता कि भाई एक्सप्लेन दिस 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 रीजन, तो फिर आप क्या होते हैं, रो रहे होते। फिर
पहले अगर आप पुरानी मार्किंग स्कीम देखें तो कंक्लूजन का 1 नंबर था 14 मार्क्स पे, अब कितने मार्क्स हैं? अब 2 मार्क्स हैं कंक्लूजन के 14 मार्क में, 10 मार्क में 1 मार्क है। तो कहने का मकसद है, इसलिए मैंने मार्किंग स्कीम नहीं लगाई है, लेकिन आपके पास थोड़ा सा भी अगर वक्त है तो मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं, ताकि पॉइंट्स देख लें। ये ना देखें उसका मार्किंग क्राइटेरिया डिफरेंट है, मार्किंग क्राइटेरिया नया वाला फॉलो करेंगे जो नवंबर 2023 और फॉलो हो रहा है। अब कंक्लूजन कैसे देंगे? अब मैं मुझे कंक्लूजन में एग्री औरंगजेब की पॉलिसी से नहीं करना था, तो मैं क्या करूंगा? In conclusion, when the British came to India, it caused big trouble for the Mughal Empire. The British were very strong and smart, and they quickly took control. Eventually, they won a big fight in 1857, which ended the rule of Mughals for good. Thus, while Aurangzeb policies may have initiated internal strife and discontent, it was the arrival and subsequent actions of the British that ultimately sealed the fate of Mughal Empire. सही है, तो इस तरीके से आपने लिखना है कि हाँ भाई, बल्ले उसने कुछ ना कुछ करा, लेकिन मेरे हिसाब से यार जो सबसे ज्यादा जो उसने वो करा वो क्या था? अराइवल ऑफ ब्रिटिश। तो इस तरीके से तो आपको लेवल 4 कितने मिल जाएंगे? 14 मिल जाएंगे। कहने ये मकसद है, कंक्लूजन के अंदर आपके 2 मार्क्स है, अगर 14 मार्क का है, अगर आपके पास 10 मार्क का है तो कंक्लूजन का सिर्फ 1 मार्क है। सही है, तो ये बात हमें पता नहीं चाहिए। अब सवाल है, वाई मराठास वर डिफीटेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? वही वाली बात, एक रीजन 5 नंबर, 2 रीजन 6 नंबर, 3 रीजन 7 नंबर। तो ये आपके पास 7 नंबर हो गए। एक्सप्लेन वाई हिंदू कम्युनिटी ऑब्जेक्टेड टू द जिजिया टैक्स? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1 रीजन 5 नंबर, 2 रीजन 7 नंबर, 3 रीजन, सॉरी, 2 रीजन 6 नंबर, 3 रीजन 7 नंबर। सही है, तो ये हमने जो एक्सप्लेन करा वही है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ औरंगजेब डोमेस्टिक पॉलिसी ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। ये नवंबर 2023 के अंदर सवाल आया था। सही है, अब सवाल क्या है? आपने बोला औरंगजेब इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी कॉल्ड जिजिया, जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था। उसके बाद आप ये बात बताओगे कि हमारे पास ये क्या था कि this decision caused a lot of unhappiness among non-Muslim communities. It made them feel left out and upset. Because of this, there were arguments and disagreements between different groups of people, which made society less peaceful. Also, since non-Muslims had to pay extra taxes, it made life hard for them financially. तो आपने ये बात बता दी। Aurangzeb expensive wars, especially the ones in Deccan region, put a lot of pressure on the Mughal Empire's finances. It cost a lot of money to keep big armies and fight for a long time. Because of this, the empire's money started running out, and it became harder for the government to do its job properly. Instead of spending money on important things, वो क्या कर रहा था? पैसे उस पे कर रहा था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा दिस मेड द एम्पायर वीकर फ्रॉम विद। और फिर आपने बताया कि औरंगजेब वांटेड टू मेक गवर्निंग द एम्पायर इजियर, डिवाइडिंग द डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद उसने मनसबदार हायर करे, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। फिर आप बताओगे कि वो मनसबदार क्या थे? करप्ट थे, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि वो पैसे तो ले लेते थे, रूल नहीं करते थे, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि वो लेस इफेक्टिव है और गवर्नमेंट का लॉस उससे हो गया। तो इसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि ये स्टेबिलिटी पाया। ये नया सवाल जरूर था, लेकिन ये आप खुद अटेम्प्ट कर सकते थे, और इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी जितना आप लोगों ने इसको एग्जैजरेट करा, और आप लोगों ने अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाया कि तो अल्लाह अकबर हमारी दुनिया खत्म हो गई। इसी तरीके से इम्पैक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट का सवाल भी आया हुआ है, तो वो भी हम इंशाल्लाह जब सेक्शन 2 का रिवीजन करेंगे तो डिस्कस करेंगे। कहने का मकसद है कि चीज़ों को मुश्किल ना बनाया करें, सुकून से चिल किया करें। अब हमारे पास है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में स्टार्ट हुई, और आपको ये भी पता है कि हमारे पास ये मेरठ से स्टार्ट हुई, और उसके बाद इसके अलग अलग नाम है। द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट भी इसको कहा जाता है, द ग्रेट इंडियन म्यूटिनी भी कहा जाता है, और उसके बाद ये फैली और अगस्त 1858 में जाकर क्या हुई? खत्म हुई। तो ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो अब जो है ये कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब हमारे पास जो कहानी है वो ये है कि सर आपके पास वॉर क्यों हुई? पहला जो हमारे पास रीजन है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एग्रेरियन पॉलिसी। सर एग्रेरियन पॉलिसी क्या है? एग्रेरियन पॉलिसी ये है कि भाई इसके अंदर ये कहा गया कि अगर किसी के पास जमीन के कागजात नहीं है तो उसका लैंड क्या हो जाएगा? कॉन्फिस्केट हो जाएगा। और अगर किसी के पास जमीन के कागजात हैं तो क्या होगा? तो ये होगा कि भाई उसको जो है वो पकड़ा जाएगा, और उसके पास जो उसकी टैक्सेशन है वो क्या कर दी जाएगी? इंक्रीज कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, ये क्या था? लोगों के साथ नाइंसाफी थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आया। तो ये बात हमें एग्रेरियन पॉलिसी पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हुई। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अगर बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी ने 1852 के अंदर बनाई। इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर ये कहा गया कि अगर किसी के पास, अगर वो नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, मतलब सन नहीं होगा, डायरेक्ट मेल हेयर नहीं होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, एंड एडॉप्शन वाज नॉट अलाउड। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे काफी ज्यादा आपके जो वो थे स्टेट्स थे वो कैप्चर हुए, जैसे कि झांसी, सतपारा, नागपुर और ओद आपके पास ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया। एक भी एग्जाम्पल दे दो, झांसी की एग्जाम्पल दे दो तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप लोग ये 4 मार्क्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आप लक्ष्मीबाई रानी ऑफ झांसी भी पढ़ोगे, तो आपको एक आइडिया होगा। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से वॉर हुई। थर्ड रीजन आपके पास है
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके अंदर आप ये बताओगे कि हमारे पास ब्रिटेन ने हमारे साथ काफी ज्यादा जुल्म करा, और वो जुल्म ये था कि ब्रिटेन क्या करती थी, यहाँ से सारी चीजें लेके चली जाती थी, और सारी चीजें ले जाने के बाद वहां पर जाके क्या करी उन्होंने, इंडस्ट्रीज बनाई, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाती थी और उसको वहां पे प्रोसेस करके यहाँ पर महंगा सस्ता बेचती थी, जिसकी वजह से हमारी सारी लोकल मार्केट क्या हो गई, खत्म हो गई। हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई, और साथ ही साथ में उन्होंने क्या कर दिया कि कॉटन की एक्सपोर्ट पे हमारे ऊपर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि लोगों को गुस्सा आया, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हुआ, और जिसकी वजह से आपकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास आर्मी के अंदर एक जगह पे यूरोपियन सोल्जर्स थे, एक जगह पे इंडियन सोल्जर्स थे। यूरोपियन सोल्जर्स को हमेशा ज्यादा पैसे दिए जाते थे, हमेशा जो हमारे पास वो सोल्जर्स थे इंडियन सोल्जर्स, उनको पैसे हमेशा कम दिए जाते थे, अलाउंसेस नहीं दी जाती थी, और जो जो नई जगहें कैप्चर हुई थी वहां पर भी उनको बहुत तनख्वाह कम दी जाती थी, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आया, एंड उन्होंने इस चीज को काफी ज्यादा क्या करा, ओपोज करा। तो ये बात हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फिर अगर हम एक और बात करें कि सर किसकी वजह से जंग हुई, तो लैंग्वेज इशू। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 1834 के अंदर इन्होंने पर्शियन एंड संस्कृत को रिप्लेस कर दिया। पर्शियन मुसलमानों की लैंग्वेज थी और आपको पता है संस्कृत हिंदू की लैंग्वेज थी। 1834 में रिप्लेस करने के बाद इन्होंने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाए, जिसके अंदर इन्होंने ये कहा कि स्कूल्स के अंदर, आपकी कॉलेजेस के अंदर, आपकी असेंबलीज के अंदर, आपकी ऑफिस के अंदर हर जगह इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज चलेगी, जो कि जिसकी वजह से मुसलमानों को जॉब्स के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर काफ़ी मुश्किलात हुई, और आप ये बात बताओगे कि उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। एक और आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास एजुकेशनल रिफॉर्म्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास लॉर्ड मैकले भाई थे। लॉर्ड मैकले भाई ने क्या करा कि आपके पास इंग्लिश स्कूल्स बनाई, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आया कि ये वेस्टर्न एजुकेशन क्यों दे रहे हैं, इंडियन एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे। एक तो ये हमारे पास क्या था, सवाल था। दूसरी जो चीज आई वो ये आई कि भाई को एजुकेशन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि काफी ज्यादा उलमाज ने अपोज करा कि भाई आप को एजुकेशन क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है जो उलमाज है उनको ये चीज सही नहीं लगती, और ये बात गलत भी है कि को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को गुस्सा आया, एंड आपकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हुई, स्टार्ट हुई। फिर एक और रीजन हमें पता होना चाहिए जो कि है रिलीजियस इश्यूज। आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने, ब्रिटिश अपने कल्चर को काफी ज्यादा सुपीरियर समझते थे। ब्रिटिश के क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे यहाँ पर, क्या कर रहे थे वो, उसको काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। किसको प्रमोट कर रहे थे, ये लोग अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज फोर्सफुली कन्वर्ट करवा रहे थे इंडियंस को, किसमें, क्रिश्चियनिटी के अंदर। साथ ही साथ में आप ये बताओगे कि 1829 के अंदर इन्होंने पर्दा और सती को बैन कर दिया। पर्दा क्या था कि कवरिंग ऑफ बॉडी मेंस, जो हमारी मुसलमान औरतें करती हैं, और सती क्या था आपके पास, जो हमारे पास बर्निंग ऑफ विडो ऑन द फ्यूनरल ऑफ हर हस्बैंड, और ये हिंदूज का एक कल्चर था, जिसको इन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को गुस्सा आया। साथ में उस वक्त एक कॉन्सेप्ट था कि बच्चों को, बेटियों को मारा जाता था, तो उन्होंने कहा, जो कि एक अच्छा स्टेप लिया, लेकिन एक कस्टम होता है, देखें किसी के कस्टम को आप छेड़ेंगे तो मसला हो जाता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। 1795 के अंदर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन्होंने बोला कि भाई अगर किसी ने आज के बाद किसी लड़की को मारा तो वो मर्डर होगा। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या करा कि बेवाओं से वापसी शादी कर ली। हिंदू उसके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि बेवाओं को थोड़ा अच्छा नहीं समझा जाता था, सती और उसके अंदर, तो वो जो चीज़ है उसको क्या करा उन्होंने, बैन करके काफी ज्यादा चीजें करी, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हिंदूज एंड मुसलमानों से हिंदूज एंड मुसलमानों को गुस्सा आया, जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हुई। एंड द मेन रीजन ग्रीस कार्ट्रिज इशू। आपको पता है कि ग्रीस कार्ट्रिज इशू क्या था। आप ये बात बताओगे कि इन्होंने एक राइफल बनाई, एक कार्ट्रिज बनाई, और एक कार्ट्रिज के अंदर आप ये बात बताओगे कि इन्होंने क्या करा। तो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास इन्होंने प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें स्टार्ट करी, और इस कार्ट्रिज के अंदर इन्होंने ये कहा कि ये किससे बनेगी, पिग या फिर काऊ के फैट से बनेगी। अब जब इन्होंने ये कहा कि भाई ये पिग या काऊ के फैट से बनेगी, तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि भाई पिग हमारे लिए क्या है, हराम है, गाय उनके लिए क्या है, हिंदूज के लिए गाय माता है, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि इनको काफी ज्यादा क्या आया, गुस्सा आया। इनको जब काफी ज्यादा गुस्सा आया तो उसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि ये जब इशू इतना ज्यादा फैला, तो हमारे जो मंगल पांडे भाई थे उन्होंने क्या करा कि कहा कि हम जो है इसके खिलाफ वो करेंगे, उनको पनिशमेंट दी गई, और जब उनको पनिशमेंट दी गई जिसकी वजह से रिबेलियन आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका जो है वो मीरठ से स्टार्ट हुआ, और वो रिबेलियन फैला, और जिसकी वजह से आपकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर द वॉर।
फिर सोल्जर्स को बहुत दूर लगाया जाता था, तो इंडियंस का एक मानना था कि ये देश हमारी वो है, माँ है, और हम अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ के जा सकते, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मसले पैदा हुए और वॉर हुई, लोगों को गुस्सा आया। साथ ही साथ में वेस्टर्नाइजेशन, आप ये बात बताओ कि उन्होंने हमारे रोड्स, हमारे रेलवेज, हर चीज के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, और उन्होंने हर चीज के अंदर दखल अंदाजी शुरू कर दी, जिस तरह से हमें गुस्सा आया और हमने कहा कि भाई ये क्या है, तो हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करी। साथ ही साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, उन्होंने हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन लगाई, उन्होंने हमारे से बहुत ज्यादा टैक्सेस लिए लैंडलॉर्ड से, फिर हमारे जो फार्मर्स थे उनको काफी ज्यादा तंग किया, फिर ये जो इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी क्रिएट की गई सोल्जर्स के दरमियान, तो ये सारी चीजों की वजह से हमें गुस्सा आया और हमारे पास वॉर हुई। तो ये कुछ कचरा रीजंस हैं, ये सारे कचरा रीजंस हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, रीजंस हैं। अब सवाल ये है कि सर, अगर सवाल आ जाए, टू व्हाट एक्सटेंट वर द मिलिट्री फैक्टर्स द मेन कॉज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन योर आंसर। सबसे पहले आपने क्या लिखा मिलिट्री फैक्टर्स के अंदर, सबसे पहले आपने अपना कौन सा लिखा, ग्रीस कार्ट्रिज। अच्छा देखें, ये एक एक सवाल है, प्लीज सारे सवालात को गो थ्रू करिएगा फ्रॉम प्रॉपर नोट्स, क्योंकि आपको पता है कि 14 मार्क के सवालात के अंदर कभी वो कोई नाम दे देते हैं, कभी कोई नाम। अगर आप सारे रीजंस, क्योंकि देखें अभी हम सिर्फ 4 रीजंस आंसर, आपको मॉडल आंसर में सिर्फ 4 रीजंस दिए हुए हैं, अब वो आप सिर्फ 4 रीजन पढ़ के जाओगे और पेपर में कोई और रीजन आ गया, फिर आप कहोगे सर आपने कहा था मैजिक बुक से पढ़ ले। मैं दूसरी जगहों पे आपको, इस्लामियात के अंदर प्रॉपर आंसर है, क्योंकि इस्लामियात के अंदर पॉइंट्स वाला चक्कर नहीं है, ज्योग्राफी के अंदर दिमाग का खेल है तो उसके अंदर भी, और ज्योग्राफी के अंदर सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर जाहिर सी बात है सारे सवालात नहीं दिए हुए, तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी, आपने दूसरी चीजों को गो थ्रू करना पड़ेगा। दिस इज अ मॉडल आंसर की एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है। आपने मिलिट्री फैक्टर लिखा, फिर आपने लिखा हाउ एवर देयर वर अदर फैक्टर्स विच कॉज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लिखा, आपने दूसरे रिलीजियस इश्यूज लिखे, आपने जो है वो मैकुले वाला जो है वो बात लिखी, उसके बाद आपने क्या लिखा, इन कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपने क्या बोला, इन कंक्लूजन while various factors contributed to the outbreak of war, the mistreatment of Indian soldiers played a significant role in sparking the rebellion. The British introduced a new rifle that offended the religious beliefs of both Hindus and Muslims, causing widespread resentment among sepoys. This mistreatment led to the brave actions of soldiers like Mangal Pandey, who refused to use the cartridge, igniting a spirit of defiance that spread throughout India. So, while other reasons also fueled the rebellion, it was the unjust treatment of the sepoys that lit the flame of resistance against British rule. तो ये हमारे पास क्या है कि ये आपने आंसर लिख दिया। मतलब कंक्लूजन आपने इस तरीके से देना है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, कि भाई हाँ वो भी था, ये भी रीजन था, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये मेन रीजन था, क्योंकि इसके अंदर ये चीजें भी हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा हर्ट हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि इसकी वजह से वॉर हुई। मतलब ये। और देखें, कंक्लूजन जो है वो आपको इसीलिए दिए हुए हैं ताकि आप जो इसको सीखें और इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग जब इंप्लीमेंट और करेंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह लाएंगे। अब सवाल है फेलियर ऑफ वॉर। फेलियर ऑफ वॉर का मतलब है कि हम जंग के अंदर क्यों हारे, हारने की वजह क्या थी। सबसे पहली चीज लैक ऑफ यूनिटी। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारे पास डिफरेंस क्या था, डिफरेंट हमारे पास कम्युनिटीज क्या करनी थी, इस जंग के अंदर लड़ रही थी। क्या हुआ कि सब अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को रिवर्स कराने के लिए लड़ रहे थे, मुसलमान मुगल रूल को रिस्टोर करने के लिए लड़ रहे थे। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास जो वो थे हिंदू, वो ब्रिटिश को निकालने के लिए लड़ रहे थे, तो देर वॉज नो यूनिटी, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि ब्रिटिश जो है वो एक यूनाइटेड फ्रंट पे लड़ रहे थे, जिसकी वजह से हम उनको डिफीट नहीं कर सके, एंड दे वॉन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो वॉर जीत गए, हम हार गए। दूसरा रीजन है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है कि इंडियंस के अंदर एक तो यूनिटी नहीं थी, एम्स डिफरेंट थे, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं थी, जाहिर सी बात है कम्युनिकेट एक दूसरे से कैसे करते, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो सकी। और जब प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो सकी, जाहिर सी बात है जब लोग दूसरे दूसरे दराज इलाकों से आ रहे हैं, और जब प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है तो आप अटैक कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे। ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिश की बेसिस बनी हुई थी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, उनको पता था किस तरीके से अटैक करने, दे वर फाइटिंग विद प्रॉपर प्लानिंग, जिसकी वजह से दे वॉन द वॉर एंड वी लॉस्ट द वॉर। दूसरा थर्ड रीजन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या फिर वीक आर्मी। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ब्रिटिश जो है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, ब्रिटिश के पास आर्मी जो थी वो बहुत अच्छी थी, ब्रिटिश के पास मॉडर्न वेपनरी थी, ब्रिटिश के पास जितने भी बंदे थे वो डिसिप्लिन थे, प्रॉपर ट्रेन थे, उनको पता था कि किस तरीके से लड़ना है, उनके पास एडवर्ड्स एंड नील जैसे अच्छे सोल्जर्स थे, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे जो बंदे थे उनके पास आउटडेटेड वेपनरी थी, उनके पास पुराने जमाने की वेपनरी थी, उनके पास लड़ने की टैक्टिक्स नहीं थी, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी, डिसिप्लिन नहीं था, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हम लोग वॉर हार जाते हैं और वो लोग वॉर जीत जाते हैं। एट द सेम टाइम लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट एंड फंड्स। लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट एंड फंड्स के अंदर हम क्या बात बताएंगे कि हमारे पास प्रॉपर तरीके से फंड्स नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो चुकी थी। एट द सेम टाइम उनके पास पैसा बहुत था। सर पैसा बहुत क्यों था? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था।
दूसरी बात सर, पब्लिक सपोर्ट क्यों नहीं था? आप ये बात बताओगे कि हमारे पास एजुकेटेड लोग थे, उनको लड़ने नहीं आता था। फिर आप ये भी बताओगे कि हमारे पास ऑन द अदर हैंड वो लोगों ने सारे बंदों का सपोर्ट लिया हुआ था। कैसे लिया हुआ था? वो हम काउंसिलेटर पॉलिसी के अंदर पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से उन्होंने नेगोशिएट करके लोगों को अपनी तरफ करा। पंजाब जो है वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हम लोग वॉर हार जाते हैं और वो लोग वॉर जीत जाते हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। लैक ऑफ लीडरशिप, हमारे पास प्रॉपर तरीके से लीडर्स नहीं थे। कुछ ही लीडर्स थे, जैसे कि जनरल बख्त खान हो गए, हमारे पास जो है वो रानी ऑफ झांसी हो गई, हमारे पास बहादुर शाह को बहुत सारे लोग अपना लीडर नहीं मानते थे। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ लीडर्स थे जो कि हमारे अच्छे थे, लेकिन उनका कंट्रोल बहुत लिमिटेड था, कुछ जगहों पे था। जैसे रानी ऑफ झांसी अपने इलाके में लड़ रही है, नाना साहब अपने इलाके में लड़ रहे हैं, जनरल बख्त खान अपने इलाके में लड़ रहे हैं। बहादुर शाह जफर को हिंदूज एक्सेप्ट नहीं करते थे, बोलते थे तुम डरपोक हो। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिश के पास कम सोल्जर्स थे, लेकिन उनके पास कंट्रोल काफी एरियाज का था। जैसे कि आपके सर हेनरी लॉरेंस हो गए, सर कॉलिन कैम्पबेल हो गए। तो जब ये सारे इतने अच्छे थे लड़ने में, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि वॉर में वो लोग कामयाब हुए। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अच्छा लीडर हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ बोला हुआ है कि भाई आप सिर्फ 9 क्लास को पढ़ाओगे, तो मैं 10 क्लास का ग्रेड तो अच्छा नहीं कर सकता ना, मैं पूरी स्कूल को तो बेहतर नहीं कर सकता। अगर मैं एक अच्छा टीचर हूँ और मैं सिर्फ एक ही जगह पे हूँ, तो मैं उस जगह को इंप्रूव कर सकता हूँ। अब इसी तरीके से जनरल बख्त खान और एक अच्छे लीडर थे, वो कहाँ पर थे? वो सिर्फ एक जगह पे रूल कर सकते थे, बाकी जगहों पे रूल नहीं कर सकते थे, बाकी चीजों को बेहतर नहीं कर सकते थे। ऑन दी अदर एंड जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो कम थे, लेकिन वो हर जगह के उसमें थे, तो उनके पास बड़े बड़े एरियाज थे, तो वो उसको इंप्रूवमेंट लाए। ब्रिटिश नेगोशिएशंस, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गवर्नर जनरल हमारे पास एक लॉर्ड कैनिंग थे। आप ये बात बताओगे उन्होंने एक काउंसिलेटर पॉलिसी लाई। काउंसिलेटर पॉलिसी ये थी कि भाई वो क्या करते थे कि बोलते थे कि हम तुम्हें वो करेंगे, फेवर करेंगे, पैसे देंगे, हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, इन रिटर्न तुम हमारी सपोर्ट पे आ जाओ और हमें सपोर्ट करो। जिसकी वजह से काफी ज्यादा जगहों के लीडर्स ब्रिटिश को सपोर्ट करना शुरू हो गए वॉर के अंदर, और जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि इंडियंस जो है वॉर के अंदर हार जाते हैं। दिस वाज द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब सवाल है, व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल टू मीट इट सेम? डिसयूनिटी वाली बात आपने बताई, आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाली बात बताई, और आपने मिलिट्री जीनियस वाली बात बताई। अब जब आपने ये बातें बताई तो आपने क्या करा कि आपको 5 नंबर पहले पॉइंट पे मिल गए, दूसरे पे आपको 6 नंबर मिल गए, और तीसरे पे आपको 7 नंबर मिल गए। फिर सवाल है, टू व्हाट एक्सटेंट were the different aims of Indian groups in 1857 the main reason why War of Independence was short-lived? Explain your answer. अब सवाल ये है, किस हद तक डिफरेंट एम्स, डिफरेंट एम्स मतलब लैक ऑफ यूनिटी। सबसे पहले आपने लैक ऑफ यूनिटी लिखा, तो आपको कितने मिल गए? लेवल 3 7 मिल गए। फिर आपने क्या करा, हाउ एवर देयर वर अदर फैक्टर्स व्हिच रिजल्टेड इन द फेलियर ऑफ वॉर। फिर आपने क्या बताया कि भाई हमारी कोई प्रॉपर प्लानिंग व्लानिंग नहीं थी, आपने वो बात बता दी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाली बात बता दी, मिलिट्री जीनियस वाली बात बता दी कि भाई हमारे पास कोई लैक ऑफ होता। फिर आपने बताया इन कंक्लूजन, while various factors contributed to the short-lived nature of the War of Independence in 1857, the disunity among Indian groups and their different aims played a crucial role in its failure. क्योंकि मैं lack of unity से support कर रहा हूँ ना। Just as ship cannot sail smoothly if its crew members have conflicting destinations in mind, मतलब अगर हम एक साथ, जैसे अगर एक मतलब हम एक जगह पे जा रहे हैं, अब अगर हम एक साथ एक काम नहीं कर रहे, एक जगह पे फोकस नहीं है, तो हम क्या होंगे? डूबेंगे ही ना। तो हम डूब गए, और जब हम डूब गए तो आप ये बात बताओगे इसकी वजह से क्या हुआ कि हम डूब गए। और नाना साहेब सिंगुलर फोकस ऑन रिवर्सिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स exemplifies this disunity as each faction fought for personal interest rather than a shared goal, ultimately allowing the British to maintain their dominance. अगर आपने ये वाली बात अगर कट करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो है उसको लिखें। लेकिन एट द सेम टाइम क्या है कि इससे आपके आंसर के अंदर ये बात लिखती है कि भाई आप है ना एक डिबेट कर रहे हो। जैसे हम डिबेट करते हुए कहते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं कि भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, कि जब एक चीज मतलब डिसयूनिटी के अंदर कि भाई यूनिटी नहीं होगी तो एक साथ कोई काम, तो उससे क्या होता है कि आप ऐसा लगता है कि आप आंसर है ना रट्टा मार के नहीं आए हुए, आप आंसर के अंदर क्या कर रहे हो? कोई नई चीज डाल रहे हो। एग्जामिनर बोलता है कि हाँ यार, ये बच्चा क्या कर रहा है, इसने सोचा आंसर, समझा, फिर लिखा। उसको नहीं पता कि आपके सर जो है वो सर मोहम्मद यूसुफ मेमन थे, उन्होंने आपको आंसर लिख के दिए हुए थे। तो ये चीज क्या है आपको पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम अब हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेज अफेक्ट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ वॉर। कॉन्सिक्वेंसेज अफेक्ट्स रिजल्ट्स ऑफ वॉर का सवाल पेपर के अंदर एक ही दफा आया। अब इसके अंदर आप ये बात बताओगे कि भाई कॉन्सिक्वेंसेज हमारे पास क्या हुए। सबसे पहले देखें, एक चीज है कि भाई अफेक्ट्स का मतलब है कुछ पॉजिटिव अफेक्ट्स होंगे, कुछ नेगेटिव अफेक्ट्स होंगे। सबसे पहली चीज देखें, आपका जो मेन अफेक्ट था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, आपका जो मेन मकसद था वॉर का, वो ये था कि आपने ब्रिटिश को निकालना था। आप उसमें कामयाब हो सके? नहीं हो सके। जिसका मतलब ये हुआ कि भाई आप इस वॉर के अंदर क्या हो गए? फेल हो गए। सही है, तो ये आप फेल हो गए। दूसरी चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि हमारे पास फेलियर क्या था, कि
जैसे ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो आपके जो मुगल एम्पीरियर बहादुर शाह थे उनको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, और आपका मुगल एम्पायर कंप्लीटली डिक्लाइन हो गया। और अब पावर में कौन आ चुका है, ब्रिटिश, मतलब मुगल एम्पायर पूरा जो है वो खत्म। उसके बाद तीसरी चीज आप ये बात बताओगे कि जैसी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि मुसलमानों को समझते थे कि मुस्लिम्स आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर, तो उनका एटीट्यूड इंडियंस के साथ काफी खराब हुआ, खासतौर पे मुसलमानों के साथ। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। तीसरी चीज आप ये बात बताओगे कि इन्होंने जो जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर मौजूद थे, इन्होंने अपनी आर्मी से वो बंदे हटाए, इन्होंने यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज करा, इंडियन सोल्जर्स को डिक्रीज करा। ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर था जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड। कुछ अच्छे स्टेप्स भी थे। कुछ अच्छे स्टेप्स क्या थे, तो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली खत्म हो गई आफ्टर क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858। फिर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कुछ हद तक आपको इम्पोर्टेंट वो दिया इंडियंस को पॉलिटिकल सीन के अंदर। आप ये बात बता सकते हो, एक्ट ऑफ 1861 आया जिसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि आप जो है वो मद्रास बॉम्बे के अंदर भी रूल कर सकते हो, मतलब उनको गवर्नमेंट बॉडी के अंदर इजाजत दी। ये एक पॉजिटिव स्टेप था। तीसरा पॉजिटिव स्टेप आप ये बात बताओगे कि इन्होंने अपनी जितनी भी एनेक्सेशन पॉलिसीज थी उन सबको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मतलब उन सबको क्या कर दिया, निकाल दिया, कि मतलब आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एग्रेरियन पॉलिसी सबको रिवर्स कर दिया। फिर इन्होंने जो ग्रीस कार्ट्रिज था, आप ये बात बताओगे, इन्होंने ग्रीस कार्ट्रिज जो इनका बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत ही गलत स्टेप था, उसको भी रिवर्स कर दिया। अब पेपर में इसका कैसा सवाल आया, कचरा सवाल है लेकिन आ चुका है। सवाल क्या आया, To what extent were the outcomes of the War of Independence beneficial for India? Explain your answer. मैंने लिखा to some extent outcomes of War of Independence were beneficial for India। पहला जो मैंने बेनिफिट लिखा वो क्या लिखा कि भाई आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इससे क्या हो गई, खत्म हो गई, और जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने आपके ऊपर इतना जुल्म करा वो क्या हो गई, खत्म हो। However, to a very great extent outcomes were not beneficial for Indians। मैंने ये बात बताई कि हमारा जो मेन गोल था वो ये था ब्रिटिश को निकालना, लेकिन हम उसके अंदर नाकाम हो गए। दूसरा, हम जो है वो मेन क्या था कि आपका मुगल एम्पायर क्या हो गया, कंप्लीटली डिक्लाइन हो गया। तीसरा, ये हमसे बदला लेना शुरू हो गया। हमने एक सक्सेस लिखा कि हाँ भाई वो बेनिफिट था, और तीन हमने फेलियर लिखे कि वो बेनिफिशियल नहीं था। फिर हमने क्या लिखा, इन कंक्लूजन द रिजल्ट्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिडंट हेल्प इंडिया मच, इवन दो ब्रिटिश एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी व्हिच वाज अनफेयर टू इंडियंस, थिंग गॉट वर्स ओवरऑल। एक काम उन्होंने हमारे फायदे का करा लेकिन थिंग्स गॉट वर्स ओवरऑल। इंस्टेड ऑफ गेटिंग rid of British rule, Indians were controlled even more harshly. The Britain became more powerful and treated Indians badly like tyrants. They removed the Mughal Empire and directly ruled India, making Muslims feel like they lost their heritage. After the war, British distrusted and suppressed Muslims for a long time. So instead of helping, the war made life harder for Indians under British rule. तो ये हमने इस तरीके से क्या लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया। अच्छा, मैंने आपको बहुत बड़े बड़े कंक्लूजन लिख के दिए हैं, आप इसको छोटा भी कर सकते हो, सही है, लेकिन मैंने बड़े इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कोई ना कोई कंक्लूजन की बात याद रह जाए और आप पेपर के अंदर क्या कर लो, लिख कर आ जाओ। लेकिन अच्छा कंक्लूजन लिखें और अच्छी तरीके से करें, सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आई होगी कि भाई इसका किस तरीके से सवाल आता है। तो हमारा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हो गया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। अब हमारे पास है ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो सर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या क्या कहानी है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि हमारे पास इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि 1600 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ आपको क्या देती है, परमिशन देती है कि जाओ जाकर एशिया के अंदर जाके ट्रेड करो, क्योंकि वो लोग अफ्रीका के अंदर प्रॉपर तरीके से सही तरीके से कामयाब नहीं हो सकते। 1608 के अंदर उनकी पहली शिप आती है लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलती। उसके बाद आप ये बात बताओगे 1612 के अंदर इनको परमिशन शाहजहां भाई जो है उनको परमिशन दे देते हैं। उसके बाद ये लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, इनकी तीन मेन बेसिस बनती हैं, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। और उसके बाद आप ये बात बताओगे ये लोग बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो चुके होते हैं। तो ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। अब सवाल ये है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आपके पास क्यों आया, क्यों आने का मकसद ये है कि इंडिया में क्यों आया। पहला रीजन है इकोनॉमिकल रीजन। आप ये बात बताओगे कि भाई इंडिया वाज नोन एज गोल्डन स्पैरो, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पैसा था, इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल था, कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क। जब ये सारी चीजें थी तो इन्होंने सोचा कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है, हम लोग यहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे, वहां जाकर उसको क्या करेंगे, बनाएंगे एंड देन बेचेंगे। तो ये चीज क्या थी, दैट्स व्हाई दे केम टू इंडिया। दूसरा रीजन ये है कि उनको अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ानी थी और उनको डच एंड पोर्तुगीज को निकालना था। सर क्या मतलब, आप ये बात बताओगे कि हमारे पास उस वक्त की दो सुपर पावर्स थी और वो कौन कौन सी थी। आपको भी पता और मुझे भी ये बात पता है कि डच एंड पोर्तुगीज वर दी सुपर पावर्स। अब जब डच एंड पोर्तुगीज वर दी सुपर पावर्स तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि होता ये है
कि अब इनको इन्फ्लुएंस तोड़नी थी डच एंड पोर्तुगीज की इंडिया के अंदर और खुद ट्रेडिंग पर आना था, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि इन्होंने क्या करे, कुछ स्टेप्स ऐसे लिए। इन्होंने जानबूझ के इंडिया में आकर इन्होंने जानबूझ के उसको उनको पता था कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है, अगर हम नहीं आए तो ये लोग फ्रेंच आ जाएंगे, डच आ जाएंगे, पोर्तुगीज। तो ये लोग आए और उसके बाद उन्होंने वहां पे कब्जा वब्जा करा, और जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि इन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करी ताकि डच एंड पोर्तुगीज की वहां से प्रॉपर तरीके से वो चीजें खत्म हो जाए। तीसरी चीज, इंडिया हैड स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑन ग्लोब। आप ये बात बताओगे हमारे पास रीजनल सुप्रीमेसी थी। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास उनको क्या था, कि उनको रीजनल सुप्रीमेसी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया के पास वार्म वाटर सी पोर्ट था, हम लोग ट्रेडिंग कर सकते थे, हम पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते थे, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे ये लोग इंडिया के अंदर आए हुकूमत करने और टू बिकम सुपर पावर्स। उसके बाद है ब्रिटिश ने एक्सपेंड कैसे करा। अच्छा, इसके अंदर तो देखिए मैंने इसको बहुत छोटा छोटा करके लिखा हुआ है। अब जैसे कि कहीं पे सक्सेसेस हैं, कहीं पे फेलियर्स हैं, पहले हम सक्सेसेस पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम उनको। अच्छा, ब्रिटिश एक्सपेंशन का जब भी सवाल आएगा टाइमलाइन के हिसाब से आंसर दोगे, सही है। अच्छा, अब सवाल यह है कि भाई ब्रिटिश एक्सपेंशन, अगर ब्रिटिश एक्सपेंशन है तो सर हम इसको किस तरीके से करें। सबसे पहला जो हमारे पास जो सक्सेस है वो क्या है। सक्सेस ये है कि भाई 1686 के अंदर ईआईसी ने अपने ओन कॉइन्स बनाने की कोशिश करी, औरंगजेब ने अपनी आर्मी भेजी, औरंगजेब ने ईआईसी को क्या करा, उस वक्त ईआईसी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो आप ये बात बताओगे ईआईसी को डिफीट करा, उसकी वजह से आप ये बात बताओगे ईआईसी ने काफी ज्यादा जो है वो टैक्सेस पे करे, और जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हम उनकी जो एक्सपेंशन थी, क्योंकि वो ट्रेडिंग कॉइन से एक्सपेंड होना चाह रहे थे, वो उसको अपने अच्छा करना चाह रहे थे, तो वी वर एबल टू रेजिस्ट देम, हमने उनको रेजिस्ट करने में कामयाब हो गए। तो ये एक रीजन। टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बेटा अगर आपसे वो बोल रहे हैं 1750 टू 1850, तो आप अगर ये पॉइंट लिखोगे गलत हो जाएगा। फिर है इन 1756। अच्छा, नोट्स के अंदर भी मैंने ये बात अपने लेक्चर्स के अंदर बताई है। बच्चे कहते हैं कि सर आपने नोट्स में क्यों दिया हुआ है, या आपने लिखा हुआ है मेंशन एनी दिस रीजन, उसमें तो आपने 1686 वाले पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। बेटा इसलिए दिए हुए हैं ताकि जब अगर हमारे नोट्स, आप लोग तो माशाल्लाह, हम तो कहते हैं कि नोट्स नहीं आप दूसरे टीचर्स और से शेयर करें, लेकिन माशाल्लाह आप लोग जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देते हैं, हमारी मेहनत को जाया करते हैं। अब जब कोई अगला छापेगा तो ताकि उसको पता ही ना हो कि उसके अंदर एरर क्या है, तो छापने वाले को तो अब हमें पता है ना एरर हमने क्या रखा हुआ है, तो हम लेक्चर में इसीलिए जानबूझ के आपको बताते हैं कि टाइमलाइन पे ख्याल रखो। दूसरा सक्सेस किया 1756 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल, फ्रेंच के साथ मिलकर क्या करते हैं, अटैक करते हैं किसके ऊपर, आपकी फोर्ट विलियम्स पर, कलकत्ता के अंदर एक बेस होती है, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हम ब्रिटिश को रोकने में कामयाब होते हैं, उनकी जो हमने बेस को डैमेज करा, और इसकी वजह से वी वर एबल टू रेजिस्ट। फिर आप ये बताओगे जब तक रंजीत सिंह जिंदा था, पंजाब का ये सिख रूलर था, रंजीत सिंह जब तक जिंदा था किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो क्या कर सकता था कि पंजाब के अंदर एंटर कर सके, और इसने एक ट्रीटी ऑफ आपके पास फ्रेंडशिप साइन करी हुई थी 1809 के अंदर, जिससे पीस हुआ था, और आप ये बात बताओगे कि वी वर एबल टू रेजिस्ट देम, और वो अपनी एक्सपेंशन नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ क्या करी हुई थी, पीस ट्रीटी। तो ये भी हमारे पास क्या है, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। फिर अगर हम बात करें तो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, जो कि आपके पास रूलर ऑफ मैसूर थे, इन्होंने ब्रिटिश को काफी ज्यादा टफ टाइम दिया, हमेशा ब्रिटिश को क्या करा, डिफीट करा, और आप ये बात बताओगे कि हम इनको हमेशा डिफीट करने में क्या हुए, कामयाब हुए, और आप उसकी एंग्लो मैसूर वॉर की वन की भी एग्जाम्पल दे सकते हो। वो अलग बात है, हम एंग्लो मैसूर फोर के अंदर जो है वो हार गए थे, क्यों हारे थे वो भी हमें पता है, कि हमें जो है वो मीर सादिक ने क्या करा था, वो अभी हम फेलियर में पढ़ेंगे। अच्छा, तो इसमें क्या हुई कि हमारा कामयाबी थी 1782 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स ने हमारे साथ क्या करी, एक ट्रीटी साइन करी, और वो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने मराठास के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करी कि हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे, ब्रिटिश और मराठास की वॉर क्या हो गई, खत्म हो गई, जिसकी वजह से हम वो मराठास की जगहों पर जब अटैक नहीं करेंगे तो आप बताओगे कि इंडियंस वर एबल टू रेजिस्ट देम, क्योंकि वो अब हमसे फड्डा ही नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश एक्सपेंस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये भी सक्सेस है। फिर है तीतू मीर। तीतू मीर आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने एक बैम्बू फोर्ट बनाया था, बैम्बू फोर्ट के बाद आप ये बात बताओगे तीतू मीर का रियल नेम क्या था, मीर निसार अली, मीर मिथार अली भी कहते हैं। आप ये बात बताओगे कि इन्होंने क्या करा, कि ब्रिटिश के खिलाफ काफी आवाज उठाई, और आप ये भी बताओगे कि हमारे पास उन्होंने क्या करा, कि इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ बैम्बू फोर्ट बनाया, और उसके अंदर क्या करा, ब्रिटिश फोर्सेस को डिफीट भी करा, तो वो भी हमारे पास क्या था, कि ब्रिटिश को हम रेजिस्ट करने में कामयाब है। अब हमारे पास है कुछ फेलियर्स जो कि हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला आपके पास जो फेलियर है वो हमारे पास क्या है, बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी 1757 के अंदर भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कि नवाब सिराजुद्दौला उसके अंदर थे। अच्छा, अच्छा, एक ये हमारे पास एक और सक्सेस है, पहले हम एक और सक्सेस पढ़ लेते हैं। एक और सक्सेस हमारे पास क्या है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, सॉरी, ये फेलियर है। फेलियर हमारे पास क्या है, कि भाई उनके पास क्या था,
कि उनके पास मिलिट्री सुपियोरिटी थी। मिलिट्री सुपियोरिटी के अंदर आप क्या बताओगे कि हमारे पास उनके पास एडवांस वेपनरी थी, हर चीज़ अच्छी थी, जिसकी वजह से वो लोग इजीली बैटल जीत जाते थे। जैसे कि वो लोग बैटल ऑफ प्लेसी जीते, आपके एंग्लो मैसूर वॉर जीते, बैटल ऑफ बक्सर जीते। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी वॉरफेयर टूल्स थे, जिसकी वजह से वो लोग जीतने में क्या हुए, कामयाब हुए। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने बंगाल को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया। बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस। अब जब बंगाल रिचेस्ट प्रोविंस था, तो आप ये बात बताओगे कि जब इनके पास प्रॉपर तरीके से बंगाल का कंट्रोल आया, तो जाहिर सी बात इनके पास पैसे भी ज्यादा से ज्यादा है, और जब इनके पास पैसे ज्यादा से ज्यादा आए, तो ये लोग अपनी आर्मी को डेवलप करने में कामयाब हुए, और इन्होंने हमें इजीली क्या करा, इन्होंने हमारे एरियाज को कैप्चर करा। फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुई। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नवाब सिराजुद्दौला और हमारे पास मीर जाफर उनका खास बंदे होते हैं। आपके पास रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, उनको अपनी साइड पे कर लेते हैं। अपनी साइड पे करने के बाद उस बैटल के अंदर बारिश होती है। नवाब सिराजुद्दौला जो है वो अपने गन पाउडर को कवर नहीं कर पाते, रॉबर्ट क्लाइव कवर कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो वॉर जीत जाते हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, जिसके अंदर आपको पता है कि नवाब शुजाउद्दौला कौन है, नवाब ऑफ ओध। नवाब ऑफ बंगाल कौन है, मीर कासिम। मीर कासिम कौन है, मीर जाफर के बेटे। अच्छा, कहीं पे सन इन लॉ लिखा हुआ है, कहीं पे सन लिखा हुआ है, तो आपको बस बताना, रिश्ता बताने की जरूरत नहीं है, आप बता देना मीर कासिम। और हमारे पास मुगल एम्पायर शाह आलम टू, सामने से रॉबर्ट क्लाइव और आपके पास लड़ने आते हैं। और जब ये रॉबर्ट क्लाइव और लड़ने आते हैं, तो उसकी वजह से देवर एबल टू डिफीट अस, और वो हमें इजीली डिफीट करते हैं, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। एंड देवर एबल टू एक्सपेंड, वो एक्सपेंड होने में कामयाब हो गए। तो ये हमारा फेलियर था। 1782 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने पीस ट्रीटी साइन करी थी ब्रिटिश और मराठास से, उसका मतलब था कि ब्रिटिश और मराठास में पीस रहेगा, बाकी कहीं पे पीस रहे उसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे, इससे मसला ये हुआ कि आपका पीस जो है वो प्रमोट नहीं हो पाया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मसले ये पैदा हुए कि ब्रिटिश ने अपनी जो माइंडसेट था वो ये कर दिया कि वो दूसरे एरियाज को कैप्चर करना शुरू हुए, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि ब्रिटिश की एक्सपेंशन बढ़ती रही और हम उनको रेजिस्ट करने में नाकाम हो गए। फिर एक और जो है नाकामी हमारी थी, वो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या कहा गया कि आपके पास ये आपके प्राइम मिनिस्टर विलियम पेट ने जो है वो निकाला था। इसके अंदर आप ये बात बताओगे, इसके अंदर ये कहा गया कि गवर्नर जनरल का रॉयल अपॉइंटमेंट होगा। कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवेलिस को इसी उसके तहत गवर्नर जनरल 1786 में लगाया गया। ये भी कहा गया कि आप ये बात बताओगे कि हमारे पास ये तीन प्रेसिडेंसीज को रूल करेंगे, और इनकी मदद के लिए तीन गवर्नर्स होंगे, इनके पास कमांडर इन चीफ होगा। फिर ये भी कहा गया कि हमारे पास क्या होगा कि प्रॉपर पुलिस सिस्टम होगा जो इन चीजों को मैनेज कर रहा होगा। तो इससे क्या फायदा हुआ कि आपके जितने भी बंदे थे उन मतलब जो ब्रिटिश के बंदे थे, उनके पास सिक्योरिटी आ गई, ब्रिटिश के पास सपोर्ट आ गया, ब्रिटिश के पास पुलिस का सपोर्ट आ गया, ब्रिटिश के पास गवर्नर्स का सपोर्ट आ गया। और जब आप ये कह रहे हो कि गवर्नर्स का रॉयल अपॉइंटमेंट होगा, तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ब्रिटिश आर दी रूलर्स, दैट्स व्हाई दे वर एबल टू एक्सपेंड। उसके बाद 1799 के अंदर क्या फेलियर हुआ, 1799 के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जनरल वेल्सली ने क्या करा कि मीर सादिक को पैसे खिलाए, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी मदद से एंग्लो मैसूर वॉर, आपकी जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई, उसके अंदर क्या करा, उसके अंदर आपको डिफीट करने क्या कर दिया, मीर सादिक की मदद से आपने उनको टाइगर ऑफ मैसूर हमारे पास उनको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। तो ये चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फिर एक और जो हमारे पास फेलियर है वो ये है कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया। सर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्या था, 1793 में आया। इसके अंदर ये कहा गया कि जितने भी आपके पास लैंड ओनर्स हैं वो क्या करेंगे, पैसे देंगे। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि तकरीबन 10% जो है वो हमारे पास जमींदार से पैसा आता था, ब्रिटिश के पास पैसा आने लग गया, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे देवर एबल टू एक्सपेंड, और वो एक्सपेंशन में क्या हुए, कामयाब हुए, क्योंकि वो उनके पास हर चीज से वो पैसों से हर चीज कर सकते थे। फिर 1803 में आप बताओगे ब्रिटिश दिल्ली में एंटर होते हैं। आपके शाह आलम टू को जो है वो अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन डालते हैं, उनको बोलते हैं कि जाओ तुम जो है वो अब हमारी प्रोटेक्शन के अंदर हो, और तुम जो है वो अब रूल नहीं करोगे, मतलब उसको एक पपेट रूलर बना देते हैं। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि भाई अगर आपका कैपिटल ब्रिटिश के हाथ में आ गया, मतलब ब्रिटिश एक्सपेंड होने में कामयाब हो रहे हैं और आप फेल हो रहे हो, तो हम क्या हो गए, फेल हो गए। एक और फेलियर आपके पास, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। आपको याद होना चाहिए कि एनेक्सेशन ऑफ सिंध के अंदर क्या होता है। आपको भी पता और मुझे भी पता है कि ब्रिटिश को ये डर था कि रशिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड करेगा और वो फिर हमारे पास आ जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि रशिया अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड करे, इससे बेहतर है कि हम रशिया को क्या कर लेते हैं, अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेते हैं। तो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है कि ब्रिटिश जो है वो रंजीत सिंह की मदद मांगते हैं, लेकिन रंजीत सिंह कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, अफगानिस्तान शुड रिमेन इंडिपेंडेंट। फिर आप बताओगे कि ब्रिटिश क्या चाहते थे, कि वो चाहते थे कि हमारा ब्रिटिश रूलर आ जाए कहाँ पे, अफगानिस्तान के अंदर। तो उसके बाद आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या होता है कि ब्रिटिश जो है
वहां पर जैसे ही अफगानिस्तान जाते हैं तो ब्रिटिश को अफगानिस्तान के अंदर काफी ज्यादा मारा जाता है। अब जब मारा जाता है तो वो जलील हो गए। अब जब वो जलील हो गए तो अब उनको ये डर था कि भाई अब हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, सब कहेंगे पोपट हो गया। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि सामने से जो हमारे पास ये लोग क्या करते हैं सिंध के अंदर, अब जाहिर सी बात है अपनी इज्जत भी तो बचानी है ना, तो इज्जत बचाने के लिए इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सिंध के अंदर अमीर्स के ऊपर अटैक करा। और जब अमीर्स को प्रोवोक करा तो अमीर्स ने गुस्से में आकर क्या कर दिया कि ब्रिटिश की प्रेसिडेंसी पर अटैक कर दिया, ब्रिटिश की बेस पर अटैक कर दिया। तो अब ट्रीटी टूट गई। और जैसे ही ट्रीटी टूटी तो आप ये बात बताओगे सर चार्ल्स नेपियर ने फायदा उठाया, और फायदा उठाते हुए क्या कर दिया कि उस फायदा उठाते हुए उन्होंने सिंध के ऊपर अटैक करा और उन्होंने सिंध को एनेक्स कर लिया। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। फिर है एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि रंजीत सिंह के दौर में तो लोग एंटर नहीं हो सके, लेकिन रंजीत सिंह की डेथ के बाद एक मसला ये पैदा हुआ कि कौन किंग बनेगा, और उनका हमेशा ये डर था कि ब्रिटिश क्या कर देंगे, इन्वेड कर देंगे। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे सिक्स ने सोचा कि ये हमारे ऊपर अटैक करें इससे पहले हम अटैक करते हैं, और इन्होंने बैटल ऑफ आलीवल जो है वो 1846 के अंदर लड़ी, जिसके अंदर आप ये बात बताओगे कि जो आपके ब्रिटिश थे वो कुछ हद तक जीते। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिन्होंने ब्रिटिश की मदद करी थी उनको क्या मिल गया था, उनको जो है वो आपका कश्मीर मिल गया था। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड सिख वॉर भी ब्रिटिश की, और 1849 के अंदर कंप्लीटली आपका पंजाब एनेक्स हो गया, तो पंजाब भी आपके हाथ से चले गया। तो कहने का मकसद है कि बेटा डेट्स बड़ी मैटर करती हैं, इतने पॉइंट्स तो आपके पास हैं लेकिन डेट्स मैटर करती हैं कि आपने कैसे उसमें क्या लिखना है। उसके बाद है वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईआईसी। तो आप ये बात बताओगे कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिकेम सो सिग्निफिकेंट कि भाई वो लोग अब इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे प्राइवेट मर्चेंट्स पे, क्योंकि ईआईसी वाज रन बाय प्राइवेट मर्चेंट्स। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब हमें इसका डायरेक्ट कंट्रोल ले लेना चाहिए। दूसरी चीज है कि उनको ये डर था कि रशिया इन्वेड कर देगा तो ये प्राइवेट मर्चेंट्स तो भाग जाएंगे, तो प्राइवेट मर्चेंट्स पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो हमें खुद इसका डायरेक्ट कंट्रोल लेना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें, इसको रिप्लेस कर सकें। तीसरी चीज है द ब्रिटिश ऑफिसर्स स्टार्टेड टेकिंग ब्राइब्स। अब क्या होता है देखें, जब आपके पास ब्रिटिश ऑफिसर्स ब्राइब ले रहे हैं तो नाम किसका खराब हो रहा है, ब्रिटिश का खराब हो रहा है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पुलिस वाले जब रिश्वत लेते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, टुल्ला बोलते हैं, टुल्ला बोलते हैं। लेकिन एक पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है लेकिन नाम किसका खराब हो रहा है, पूरी पुलिस का खत्म हो रहा है, हम उनको टुल्ले कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाम खराब हो रहा है। तो अब ब्रिटिश ऑफिसर्स जब आपके पास ब्राइब लेंगे तो जाहिर सी बात है नाम सबका खराब होगा, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे दे टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईआईसी। अब है वाई ब्रिटिश बिल्ड रेलवेज। सबसे पहली जो चीज है आपको पता है कि भाई वो लोग ट्रेडिंग के लिए आए थे, उनको रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना था। उनको ये भी पता था कि भाई हमें रॉ मटेरियल तो लेके जाना है, साथ ही साथ में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमें सी पोर्ट तक पहुंचानी है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने रेलवेज बनाए ताकि वो अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह इजिली क्या कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। फिर आपको पता है कि भाई ये लोग काफी सालों से रूल कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको पता है कि भाई काफी ज्यादा मसला ये आता था कि कहीं ना कहीं रिबेलियन क्या हो जाता स्टार्ट हो जाता था। अब कहीं ना कहीं रिबेलियन स्टार्ट होता है तो अपनी आर्मी भेजनी है। अब आर्मी भेजे तो कैसे भेजें, जल्दी भेजनी है। अब जब आर्मी जल्दी भेजनी है तो हम क्या करेंगे कि इसी वजह से रेलवेज बनाई ताकि हम जो है वो इजीली अपनी आर्मी को जल्द से जल्द भेज सकें। तीसरी चीज ये कि भाई ये लोग अपना आइडियन कल्चर को स्प्रेड आउट करना चाहते थे, ये लोग प्रॉपर गवर्नेंस करने चाहते थे। इसकी वजह से आप ये बात बताओगे इन्होंने रेलवेज बनाए ताकि सारी चीजों को ये लोग क्या कर सकें, प्रॉपर तरीके से गवर्न कर सकें। और फिर आप बताओगे कि ये लोग जानबूझ के रेलवे बनाए ताकि इंडियन फैमिलीज इनको सपोर्ट करना शुरू हो जाए और इंडियन अपने फैमिलीज से मिलने जा सकें। तो इंडियन बोलेंगे क्या यार वाह, मुगल्स ने तो हमारे लिए कुछ नहीं करा, इन्होंने हमारे लिए सब करा, तो इसकी वजह से इनका सपोर्ट गेन होगा, दैट्स व्हाई दे बिल्ड रेलवेज। तो चार रीजन है, कोई तीन रीजन लिखना। वाई रॉबर्ट क्लाइव वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्योंकि वो बैटल ऑफ प्लेसी जीते, तो जाहिर सी बात है बैटल ऑफ प्लेसी वो जीते तो उनका हक बनता था कि वो क्या बने, गवर्नर ऑफ बंगाल बने। दूसरी चीज आपके पास क्या है कि बंगाल के अंदर एक, बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस। अब जब वो बंगाल ईआईसी के अंडर आ गया, ब्रिटिश के अंडर आ गया, तो अब उनको एक कोई रिलायबल बंदा चाहिए जो उनको धोखा नहीं दे, उनके साथ फ्रॉड ना करे। और बेस्ट जो आपके पास ऑप्शन था वो कौन था, वो एक ही था, वो था रॉबर्ट क्लाइव, दैट्स व्हाई ही वाज इलेक्टेड। तो ये दो रीजन। एंड द थर्ड रीजन जो कि गलत है, क्योंकि इनको जब फर्स्ट गवर्नर बनाया गया था तो वो 1764 से पहले बनाया गया था, लेकिन हमारे पास माशाल्लाह कैम्ब्रिज मार्किंग स्कीम जब बनाती है तो वो सस्ते नशे करके बनाती है। और उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि भाई बैटल ऑफ बक्सर की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर। बट ये आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर ने लिखा है तो दैट्स वो कलेक्ट करेक्ट कर देंगे। लेकिन कहने का मकसद है आपको सही और गलत का फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट गवर्नर जो बने थे वो 1757 से 1758 के दौरान में बने थे, और सेकेंड दफा जब वो गवर्नर बने तो बाद में बने थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो 1764 का रीजन है, लेकिन ये आपकी मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि भाई हम इसको सपोर्ट करें। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई
अब जो हमारे पास कहानी है वो कहानी क्या है, अब आप इसको बड़े गौर से समझिएगा। वाई ब्रिटिश वॉन बैटल ऑफ प्लेसी, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि क्लाइव ने जो है वो मीर जाफर के बंदे को अपनी साइड पे कर लिया था, जिसकी वजह से उसने ब्राइब करा। ड्यूरिंग द वॉर जब रेन हुई तो क्लाइव ने क्या करा, अपने गन पाउडर को कवर कर लिया, लेकिन उसने कवर नहीं करा, किसने, नवाब सिराजुद्दौला ने। उसके बाद क्लाइव एक्सपीरियंस था, नवाब सोल्जर एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये तीन रीजंस हमारे पास पेपर के अंदर जब लिखेंगे तो जाहिर सी बात एक्सप्लेन करके लिखेंगे। एक्सप्लेन वाई ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इंटरेस्टेड इन द यस, तो वही एनॉर्मस वेल्थ वाली इकोनॉमिकल रीजन, टू रिमूव डच एंड पोर्तुगीज। एंड आपके पास कौन सा रीजन है कि हमारे पास रीजनल सुप्रीमेसी। एक्सप्लेन हाउ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल, तो इसके अंदर आपने क्या बात बता दी, एक रीजन आपने मिलिट्री सुपियोरिटी वाला रीजन बता दिया, एक आपने ये बात बता दी कि बंगाल को इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट करा, बंगाल में खूब पैसा था इसलिए दे वर एबल टू एक्सपेंड। द ब्रिटिश वर स्किल्ड डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स, उन्होंने क्या करा, सब्सिडायरी अलायंसेस साइन करी थी। सब्सिडायरी अलायंसेस साइन करी तो लोग इनको सपोर्ट करते थे, खासतौर पे लॉर्ड वेल्सले ने जैसे आपके पास उसका सपोर्ट ले लिया था मीर सादिक का, तो ये भी हमें बताना चाहिए। तो तीन रीजन हमने लिख दिए। साथ ही साथ में एक सवाल आया कि वाज द इंडिया एक्ट ऑफ 1784 द मेन रीजन व्हाई ब्रिटिश वर एबल टू एक्सपेंड बियॉन्ड। अब देखो इसके अंदर 1784 से 1850 के रीजंस लिखने हैं और कोई रीजंस नहीं लिखने। अब इसके अंदर हमने क्या बताया, हमने इसके अंदर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया, लेवल 3 7 मिल गए, ठीक है। हाउएवर देयर वर अदर रीजंस, हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला 1793 वाला रीजन बताया, हमें कितने मिल गए, लेवल 4 10 मिल गए। उसके बाद हमने क्या बताया कि इंडियंस जो है वो यूनाइटेड नहीं थे। उसके बाद आपने क्या बताया कि ब्रिटिश जो थे वो क्या थे, आपके पास मिलिट्री सुपियोरिटी ब्रिटिश के पास, तो ये बात आपने क्या कर दी, बता दी। उसके बाद आपने कंक्लूजन क्या दिया, इन कंक्लूजन while the India Act of 1784 played a significant role in facilitating British expansion beyond Bengal by centralizing control and restricting governance, it was not the sole factor driving their expansion. One crucial aspect that contributed to British success was the disunity among Indian rulers and communities divided along religious, linguistic, and ethnic lines. Local rulers often prioritized their own territories over collective resistance against British expansion. This disunity weakened the resistance against British expansion, making it easier for the British to conquer the regions one by one. तो ये हमारे पास कहानी क्या हो गई, हमने कंक्लूजन की कहानी बता दी। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इस तरीके से बताना है कि आपने क्या करा, आपने 1 2 3 4 और उसके बाद आपने पाया, आपको और भी रीजंस बता सकते थे, सही है, लेकिन वो टाइमलाइन के अंदर होने चाहिए। इसी तरीके से हाउ फार वाज इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश एक्सपेंशन, तो इसमें सक्सेसेस एंड फेलियर्स, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई इसके अंदर एक सक्सेस लिखो कि नवाब ऑफ मैसूर हैदर अली एंड हिस्सन टीपू सुल्तान जो है वो हमारे पास क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग लीडर थे और उन्होंने कभी भी उनको डिफीट करने की हिम्मत नहीं की और ये सारी चीज। However, to a very great extent, Indian resistance to was successful. Battle of Plassey आपने बताया कि हमारा फेलियर था। फिर आप बताओगे 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हमारा फेलियर था। 1782 के अंदर जो हमारी ट्रीटी साइन हुई वो हमारा फेलियर था। फिर कंक्लूजन क्या लिखा, in conclusion, while Indian resistance to British expansion in the subcontinent demonstrated pockets of success, particularly through the leadership of figures like Hyder Ali and Tipu Sultan in Mysore, overall Indian efforts to resist British expansion were largely unsuccessful. The Battle of Plassey in 1757 and the subsequent Battle of Buxar in 1764 showcased significant British victories over Indian rulers, leading to British gaining control over wealthy provinces like Bengal. Furthermore, peace treaties negotiated by figures like Warren Hastings with Marathas further weakened Indian resistance efforts, allowing the British to consolidate their power and expand their influence across the Indian subcontinent. Thus, despite localized resistance, Indian attempts towards British ultimately fell short, paving the way for British dominance in the region. तो ये हमने क्या लिखा, कंक्लूजन लिखा कि भाई कंक्लूजन के अंदर मैं फेलियर को सपोर्ट कर रहा हूँ कि दैट वी वर नॉट एबल टू रेजिस्ट देम। तो ये हमें पता नहीं वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, तीन रीजन लिख दिए। वाई ब्रिटिश बिल्ड रेलवेज, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन, कोई तीन रीजन लिख दिए। उसके बाद है वाई रॉबर्ट क्लाइव वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, पहला रीजन, दूसरा रीजन एंड तीसरा रीजन। वाई रॉबर्ट क्लाइव वाज सक्सेसफुल, पहला रीजन, दूसरा रीजन एंड तीसरा रीजन, तो ये हमने लिख दिया। अब आपको ये लगेगा सर ये आंसर बहुत छोटे हैं, जब आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि बेटा ये कचरा सवाल आता है तो जाहिर सी बात है इसका कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कहानी समझ आ गई होगी। हमने डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर कर लिया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कर लिया। अब हमारे पास तीन टॉपिक्स रहते हैं, कौन कौन से, थ्री रिफॉर्मर्स, सर सैयद अहमद खान एंड लैंग्वेजेस।
शाह वलीउल्लाह की बात की जाए तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि शाह वलीउल्लाह की अर्ली लाइफ क्या थी। वो कहाँ पर पैदा हुए थे? 1703 के अंदर दिल्ली के अंदर पैदा हुए थे। आपको भी पता है और मुझे भी पता है इनका रियल नेम क्या था, कुतुबुद्दीन था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनके अब्बा का हुजूर का नाम था शाह अब्दुल रहीम, हु वाज द फाउंडर ऑफ मदरसा रहीमिया। इन्होंने मदरसा रहीमिया के अंदर पढ़ा भी, इन्होंने मदरसा रहीमिया के अंदर पढ़ाया भी। आप ये भी बता सकते हो कि हमारे पास शाह वलीउल्लाह जो है वो अरेबिया जाते हैं 1724 के अंदर, 1732 में वापसी आते हैं, 1762 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनके चार बच्चे होते हैं, शाह अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल गनी, शाह रफीउद्दीन। तो ये चार बच्चे हमें पता होने चाहिए। अब सवाल है व्हाई डिड ही विश टू रिवाइव इस्लाम। ये सवाल नहीं आता, लेकिन कब आ जाए पेपर में नहीं पता। क्वेश्चन बाय MYM के अंदर आप लोगों को ये मिलेगा। अब हमारे पास है कि व्हाई डिड ही विश टू रिवाइव इस्लाम। सवाल ये है कि भाई रिवाइव इस्लाम क्यों करने में कामयाब है। सबसे पहली चीज ये है, क्यों इन्होंने रिवाइव इस्लाम करा। सबसे पहली चीज है कि इनको लगता था कि लोग कुरान एंड सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहे, और इनको लगता था कि मुगल एम्पायर जो डिक्लाइन हो रहा है। क्योंकि आपको पता है 1707 के बाद, ये 1703 में पैदा हुए, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी, तो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था। इनको लगता था कि मुगल एम्पायर जो डिक्लाइन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से किसको फॉलो नहीं कर रहे, कुरान एंड सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहे। दूसरी चीज आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है कि सेक्टेरियन इश्यूज थे, सुन्नी एंड शियाज का फड्डा चल रहा था। तो इन्होंने सोचा कि मुझे कुरान को रिवाइव करने की जरूरत है, ताकि आपस में लोग क्या कर सकें, आपस में लोग यूनाइट हो जाएं। तीसरी चीज आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है कि मुस्लिम्स जो हैं वो दूसरे कल्चर्स के साथ रह के, दूसरे रिलीजन के साथ रह के उन लोगों को फॉलो कर रहे थे और अपने इस्लाम को छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि मुझे इस्लाम को रिवाइव करने की जरूरत है, ताकि लोग गलत राह पर ना चले जाएं। तो इन्होंने इस्लाम को रिवाइव करा। अब सर इनकी सर्विसेज क्या है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन्होंने कुरान को पर्शियन में ट्रांसलेट करा था, जिसकी वजह से लोग उसको इजीली समझ सकते थे। और आप ये बात बताओगे कि हमारे पास इनके बच्चों ने, इनके बेटों ने किस में ट्रांसलेट करा था। इनके जो दो बेटों ने ट्रांसलेट करा था किसके अंदर, कुरान को उर्दू के अंदर, जिसकी वजह से लोग इजीली उसको पढ़ सकते थे, लोग उसको समझ सकते थे। तो दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। दूसरी चीज, इन्होंने 51 बुक्स लिखी ऑन फिक एंड हदीस, जिससे लोगों को इस्लामिक नॉलेज मिली। दो फेमस बुक्स थी, हज्जतुल बालिगा, निजारतुल अख्फा। और हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि इसकी वजह से लोगों की नॉलेज में इजाफा हुआ, एंड ही वाज एबल टू रिवाइव इस्लाम। थर्ड, ही रोट अ पैम्फलेट खलीफतुल खुलाफा, जिसके अंदर इन्होंने सुन्नीस एंड शियाज के बीच में डिफरेंसेस पढ़े, उसके बारे में एक जो है वो एक चार कैलिफ्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से वो लिखा, और जिसपे सुन्नी ने भी एग्री करा, शियाओं ने भी एग्री करा, जिसकी वजह से आपके दोनों ग्रुप्स की जो है वो यूनिटी बरकरार रही, और यूनिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ही कॉल्ड अहमद शाह अब्दाली इन 1761 टू डिफीट मराठास, एंड देन अहमद शाह अब्दाली आए, उन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 के अंदर मराठास को डिफीट करा। तो ही वॉज एबल टू यूनाइट मुस्लिम्स, मतलब मुसलमानों को एक पेज में लाने के लिए अगेंस्ट मराठास, ही वॉज एबल टू यूनाइट। देन इन्होंने अदल एंड तवाजुन के लिए काम करा। अदल एंड तवाजुन के अंदर इन्होंने ये काम करा कि इन्होंने लोगों को कहा कि जो भी बेचो सच्चाई के साथ बेचो, सही वेट करके बेचो, झूठ बोल के ना बेचो, प्रॉपर तरीके से काम करो, जिसकी वजह से लोगों के अंदर हॉनेस्टी आई, फेयर डीलिंग्स हुई, और सोसाइटी आपकी बेहतर से बेहतर हुई। इनका एक और सर्विस ये भी है कि इन्होंने मदरसा रहीमिया के अंदर क्या करा, पढ़ाया। तो ये बात हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके बाद है सैयद अहमद शहीद बरेलवी। सैयद अहमद शहीद बरेलवी आपको पता है कि कब पैदा हुए, 1786 के अंदर पैदा हुए, लखनऊ के अंदर। कहाँ पर, राय बरेलवी, जो हमारे पास एक गांव था उसका। उसके बाद आप ये बात बताओगे कि हमारे पास इन्होंने मदरसा रहीमिया से अपनी अर्ली एजुकेशन ली। फिर आप ये भी बताओगे कि इन्होंने अपनी जो मिलिट्री ट्रेनिंग ली वो अंडर द लीडरशिप ऑफ आमिर खान ली। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनको जो है ये जो है हमारे पास अरेबिया गए 1821 के अंदर, और उसके बाद जो है वो वापसी आए 1823 के अंदर। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय शेख अब्दुल वहाब। और उसके बाद आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि 1831 में इनकी बैटल ऑफ बालाकोट के अंदर डेथ हो जाती है। अब सवाल है व्हाई डिड ही विश टू रिवाइव इस्लाम। आप ये बात बताओगे कि सिक्स प्रॉपर तरीके से इस्लाम को फॉलो करने नहीं दे रहे थे, अजान आपकी बैन हुई थी, इन्होंने जो है वो बियर्ड पे टैक्स लगाया था, काफी ज्यादा चीजें थी। तो इसकी वजह से जो है वो इन्होंने इस्लाम को रिवाइव करने का सोचा कि भाई ये जुल्म क्यों हो रहा है मुसलमानों पे। दूसरा, इनका हमेशा मानना था कि पंजाब के अंदर सिख रूलर थे, तो इनका मानना था कि हमारा रूलर मुसलमान होना चाहिए, मुसलमानों का रूलर मुसलमान। तो दैट्स व्हाई ही विश टू रिवाइव इस्लाम, के लोगों के अंदर अक्ल है। थर्ड ये है कि भाई बहुत सारे लोग अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे, दूसरे रिलीजन की चीजों को फॉलो कर रहे थे। दैट्स व्हाई इन्होंने इस्लाम को रिवाइव करने की कोशिश करी। इन्होंने जिहाद मूवमेंट स्टार्ट करी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जिहाद मूवमेंट इन्होंने 1823 में स्टार्ट करी। 1824 के अंदर इन्होंने क्या करा, इनविटेशन भेजा रंजीत सिंह को कि तुम इस्लाम कबूल कर रहे हो या नहीं कर रहे। उसके बाद इन्होंने अपने मुजाहिदीन जो है वो डिफरेंट जगहों से गैदर करे, और ये काफी मुजाहिदीन से इन्होंने गैदर कर लिए। उसके बाद इन्होंने बैटल ऑफ फुकारा और बैटल ऑफ हजारा लड़ी, किसके खिलाफ, आपके पास उनके खिलाफ।
सिखों के खिलाफ उसमें ये कामयाब भी हुए। उसके बाद 1830 के अंदर इन्होंने पेशावर को भी कैप्चर करा। फिर इनके दो बंदे थे जिन्होंने इनको काफी ज्यादा धोखे दिए, यार मोहम्मद खान और सुल्तान मोहम्मद खान। यार मोहम्मद खान ने इनको मारने की कोशिश करी पॉइजन देके, सुल्तान मोहम्मद खान ने इनको एज अ गद्दार जो है उन्होंने वो करा। और उसके बाद आप ये भी बताओगे कि इनकी बाद में बैटल ऑफ बालाकोट के अंदर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 600 मुजाहिदीन के साथ। तो ये हमारे पास जिहाद मूवमेंट की कहानी हो। अब इंपॉर्टेंस ऑफ जिहाद मूवमेंट देखें। जिहाद मूवमेंट आप ये बात बताओगे कि जो हमारे पास सिख हमारे ऊपर इल्जाम वो कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, तो उसको हम रोकने में क्या हो गए, कुछ हद तक कामयाब हो गए जब हमने इस्लाम को क्या करा, जिहाद मूवमेंट स्टार्ट करी। दूसरी चीज आप ये बात बताओगे कि हमारे पास इससे लोगों के अंदर ये चीज आई कि भाई हमें कल्चरल इंडिपेंडेंस चाहिए, रिलीजियस इंडिपेंडेंस चाहिए, हम किसी के अंडर नहीं रह सकते। फिर आप ये भी बताओगे कि लोगों के अंदर पाकिस्तान मूवमेंट का जज्बा आया कि भाई अब हमें अपना एक सेपरेट मुल्क बनाना चाहिए। फिर इससे एक ये भी मोटिवेशन आई कि इसके अंदर जितने भी लोग थे वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वो अपनी जान देने के लिए तैयार थे, सिर्फ क्यों, कि इस्लाम के खातिर। तो इससे ये भी जज्बा आया कि अपनी जान दे देंगे लेकिन इस्लाम के लिए क्या करेंगे, हर चीज दे देंगे। तो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर हिम, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी उनकी सर्विस थी। फेलियर ऑफ जिहाद मूवमेंट। जिहाद मूवमेंट फेल क्यों हुई, आज तक सवाल नहीं आया लेकिन आ सकता है। जिहाद मूवमेंट फेल इसलिए भी क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज थी। जब डिफरेंट कम्युनिटीज थी तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर मसला ये हुआ कि हर कोई एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं था और हर किसी का एक कोई अपना ही प्लान था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मसला हुआ। दूसरी चीज आप ये बात बताओगे इसके अंदर पठान लोग थे और पठान लोग किसी के अब्बा की नहीं सुनते, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ, कि हम फेल हो गए। तीसरी चीज आप ये भी बताओगे कि हमारे पास क्या है, कि सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने कुछ टैक्सेस लगाए थे जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा था और लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो ऐसे टैक्स कभी पे नहीं करते थे। तीसरी चीज, इन्होंने शेख अब्दुल वहाब के अंडर पढ़ा था और काफी ज्यादा पठान जो हैं वो उनसे एग्री नहीं करते थे, वहाबी मूवमेंट से एग्री नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनके रिलीजियस इश्यूज थे शेख अब्दुल वहाब के साथ, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा सपोर्ट नहीं करा जिहाद मूवमेंट। तीसरी चीज आप ये भी बता सकते हो कि सैयद अहमद शहीद बरेलवी के अंदर आर्मी के अंदर जितने भी बंदे थे वो सारे पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग थे, जिसकी वजह से देवर अनएबल टू डिफीट। और सिक्स जो थे वो प्रॉपर तरीके से लड़ने वाले थे और रंजीत सिंह एक एक्सपीरियंस बंदा था, जिसकी वजह से देवर एबल टू डिफीट, एंड दैट्स व्हाई आपकी जिहाद मूवमेंट फेल हो। अबे सर, हाजी शरीयतुल्लाह, अगर हाजी शरीयतुल्लाह की बात की जाए तो हमारे पास हाजी शरीयतुल्लाह भाई कब पैदा हुए, 1784 के अंदर फरीदपुर के अंदर पैदा हुए। ये बहुत ही पुअर थे, इन्होंने अपने लोकल विलेज से जो है वो अपनी अर्ली एजुकेशन ली। उसके बाद आप ये बात बताओगे इन्होंने क्या करा, ये अरेबिया गए फॉर फर्दर स्टडीज इन हज 1799 में, वापसी आई 1818 में, 19 साल बाद, इंस्पायर्ड बाय शेख अब्दुल वहाब, और 1840 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब सवाल है, व्हाई डिड ही विश टू रिवाइव इस्लाम। अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस लोग फॉलो कर रहे थे, लोग अपने बेसिक प्रिंसिपल्स भूल चुके थे, अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, नमाज रोजा नहीं रख रहे थे। तीसरी चीज आप ये बात बताओगे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने इसको क्या करा, वो करा, प्रीच करा कि भाई हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म और हिंदू लैंडलॉर्ड्स की तरफ से मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था और मुसलमान अपना दीन ईमान छोड़ के हिंदूज को फॉलो कर रहे थे ताकि उनके ऊपर टैक्सेस ना लगे, तो ये और जुल्म ना हो, इस वजह से आप ये बात बताओगे ही विश टू रिवाइव इस्लाम। इन्होंने फराइजी मूवमेंट के अंदर क्या कहा, आप बताओगे। इन्होंने फराइजी मूवमेंट स्टार्ट करी जिसके अंदर इन्होंने कहा कि प्रेयर्स पढ़ो, ज़कात दो, उसके बाद इन्होंने कहा फास्टिंग करो, उसके बाद इन्होंने कहा कि तौबा करो। तौबा करने के साथ इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया दारुल हर्ब है, इधर हम सुकून से अपना रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। इन्होंने अपने हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ ये करा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, मुसलमानों के ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हो, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे इनको नवाबगंज के अंदर भेज दिया गया, ढाका के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। बाद में 1840 में इनकी डेथ हो जाती है और बाद में इनके सन मोहसिनुद्दीन, जिनको हम दादू मियाँ, दोदू मियाँ भी कहते हैं, और उसके बाद उनकी क्या हो गई, उन्होंने कंटिन्यू करी और 1860 तक ये कंटिन्यू हुई। फिर पेपर में एक सवाल आता है, व्हाई वर देयर अटेम्प्ट्स टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। तो व्हाई वर देयर अटेम्प्ट्स टू, तो इसमें तीन पैराग्राफ, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद बरेलवी एंड हाजी शरीफ। शाह वलीउल्लाह को लगता था कि लोग कुरान एंड सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहे, तो उनका मेन मकसद ये था, इसलिए उन्होंने प्रीच करा। सैयद अहमद शहीद बरेलवी का मेन मकसद था कि भाई हमें जिहाद करना पड़ेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाजी शरीयतुल्लाह का मेन मानना ये था कि भाई ये लोग फर्ज फॉलो नहीं कर रहे और ये लोग क्या है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और की वजह से क्या रह गए, पीछे रह गए, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे इन्होंने क्या करा, फराइजी मूवमेंट स्टार्ट करी। अब सर इसके सवालात कैसे आएंगे, वाई वर देयर अटेम्प्ट्स टू रिवाइव इस्लाम, शाह वलीउल्लाह ने क्यों करा, सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने क्यों करा, हाजी शरीयतुल्लाह ने क्यों करा। तीन रीजंस आपने बताया, तीन रीजन से आपको 7 नंबर मिल गए। शाह वलीउल्लाह क्यों इंपॉर्टेंट थे, तो आपने सर्विसेज बताई, कुरान वाली बता दी आपने, सुन्नी और शिया सुन्नी वाली बता दी, कितनी बुक्स लिखी वो बता दी।
सैयद अहमद शहीद बरेलवी, व्हाई डिड सैयद अहमद शहीद बरेलवी कॉल फॉर जिहाद टू ओवरथ्रो सिख रूल? तो ये वही सवाल है कि व्हाई सैयद अहमद शहीद बरेलवी विश टू डिवाइव इस्लाम। तो आप बताओगे कि भाई सिख रूलर्स जो है वो इस्लाम को फॉलो नहीं करने दे रहे थे, वो चाहते थे कि मुसलमानों के रूलर मुसलमान ही हो। तीसरा, अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही थी। वाई डिड सैयद अहमद शहीद बरेलवी हैव सच अ मेजर इन्फ्लुएंस? क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे? तो सबसे पहले आप ये बात बताओगे, ये पहले बंदे थे जिन्होंने फॉरेन पावर्स के खिलाफ अपनी जबान उठाई। और आप ये बात बताओगे, ये पहले बंदे थे जिन्होंने क्या करा कि ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई। दूसरी चीज आप ये बात बताओगे, लोगों को यूनाइट करा, जिहाद के लिए मुजाहिदीन को क्या करा, गैदर करा, तो लोग यूनाइट हुए। तीसरी चीज आप ये बात बताओगे, इनको लोगों ने ये भी लोगों को ये बात बताई कि हमारी अपनी खुद की कंट्री होनी चाहिए और हमारा खुद का। तो पाकिस्तान बनाने का आइडिया भी अगर देखा जाए तो सर सैयद अहमद खान से पहले भी, टू नेशन थ्योरी से पहले, इन्होंने कहा कि भाई इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए और उसके अंदर किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत पुराना सवाल है लेकिन आपने करना पड़ेगा। हाजी शरीयतुल्लाह क्यों इंपॉर्टेंट फिगर है? तो हाजी शरीयतुल्लाह, आप ये बात बताओगे कि हमारे पास इन्होंने अपनी फराइजी मूवमेंट के थ्रू क्या करा, लोगों को ये बात बताई कि आपने क्या फॉलो करना है, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस फॉलो करनी है। दूसरी चीज आप ये बात बताओगे, इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने ये कारनामा करा कि इन्होंने कहा ये दारुल हर्ब है। हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो जुल्म कर रहे थे उसके खिलाफ इन्होंने अपनी जबान उठाई, इन्होंने जो है उसकी मदद ली और उसके बाद इन्होंने फार्मर्स की काफी ज्यादा मदद करी। तीसरी चीज आप ये बात बताओगे, इन्होंने क्या करा, हिंदू कस्टम जो सोसाइटी के अंदर आए थे उसको प्रॉपर तरीके से खत्म करने की कोशिश करी, ताकि मुसलमान जो है वो मुसलमान हिंदू कल्चर को फॉलो ना करें। तो ये एक उनकी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस थी। तो दीज आर दी थ्री इंपॉर्टेंट सर्विसेज, तो हमने हाजी शेतुल्लाह की बता। फिर इसका आता है 14 मार्क का सवाल। शाह वलीउल्लाह वाज द मेन फैक्टर। अब शाह वलीउल्लाह की मैंने यहाँ पे एक सर्विस, दो सर्विस, तीन सर्विस, चार, पांच, आप पांच सर्विस लिखोगे क्योंकि ये छोटी छोटी सर्विसेज हैं। तो अब आपने क्या करा, वैसे तो आप कोई दो सर्विस भी लिख सकते हो, आपने पांच सर्विस को एक ही पैराग्राफ में लिख दो, पैराग्राफिंग मैटर नहीं करती। लेकिन आपने शाह वलीउल्लाह की सारी फैक्टर्स लिखे, फिर आपने लिखा कि भाई शाह वलीउल्लाह तो इंपॉर्टेंट था, हाउ एवर इट वुड बी रॉन्ग टू से दैट ओनली शाह वलीउल्लाह कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। फिर आपने क्या लिखा, आपने सैयद अहमद शहीद बरेलवी का एक पैराग्राफ बनाया, हाजी शरीयतुल्लाह का एक पैराग्राफ बनाया। कंक्लूजन में क्या बोला, इन कंक्लूजन शाह वलीउल्लाह's वर्क रियली हेल्प टू स्प्रेड इस्लाम फ्रॉम 1700 to 1850. He made the Quran easier to understand for everyday people by translating into languages they spoke, like Persian and Urdu. He also tried to bring Muslims together and wrote many books about Islam. Although others like Sayyid Ahmad Shahid Barelvi and Haji Shaitullah also did good things for Islam, Shah Waliullah efforts were especially important for guiding and inspiring Muslims during that time. तो शाह वलीउल्लाह की सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने उससे एग्री कर लिया। तो ये हमारे पास शाह वलीउल्लाह की कहानी थी, सैयद अहमद शहीद बरेलवी की और हाजी शहीदुल्लाह की, उन्होंने क्या कारनामे करे, उन्होंने क्यों इस्लाम को रीच करा। अब सवाल है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की क्या कहानी है? सर सैयद अहमद खान, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि हमारे पास कब पैदा हुए, हमारे पास 1817 के अंदर। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली के अंदर पैदा हुए। 1817 के अंदर जब दिल्ली के अंदर पैदा हुए तो ये बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, एजुकेटेड नोबल रिलीजियस फैमिली से। ही वॉज अ मुस्लिम स्कॉलर एंड अ रिफॉर्मर। आपको भी पता है मुझे भी पता है कि ये जो है इनके अब्बा हुजूर बहुत शरीफ आदमी थे, और ये जज असिस्टेंट थे, बाद में ये जज बने। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आरिफ जंग का इनको टाइटल मिला था बहादुर शाह जफर से, और सर का टाइटल मिला था ब्रिटिश से, क्योंकि इन्होंने वुमेन एंड चिल्ड्रन की मदद करी थी। अब सवाल है कि भाई, इनका एक सवाल आता है, व्हाई डिड ही विश टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स? क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को ये लगता था कि मुस्लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करना था। क्योंकि ब्रिटिश को लगता था कि जंग किसकी वजह से हुई है, वर्ल्ड वॉर, जो आपके पास फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो भी है वो किसकी वजह से हुई है, वो आपके पास ब्रिटिश की मुसलमानों की वजह से हुई है। और इसी वजह से उन्होंने क्या करा, रिलेशंस इंप्रूव करा। उन्होंने बताया कि भाई ये वॉर जो है वो सिर्फ इसके अंदर एक नेशन इन्वॉल्व नहीं थी, बाकी लोग भी इन्वॉल्व थे। फिर मुसलमानों को ये लगता था, क्योंकि मुसलमानों का मुगल रूल चल रहा था, मुगल रूल खत्म हो गया, तो उनको लगता था कि ब्रिटिश फॉरेन इन्वेडर्स हैं, फॉरेन इन्वेडर्स इस तरीके से इन्होंने हमारी जगहों पे कब्जा करा है, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे इन्होंने क्या करा, उसको ओपोज करा कि भाई, तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव करनी थी ताकि रिलेशंस अच्छे हो जाए। फिर सर सैयद फियर दैट हिंदूज वुड डोमिनेट मुस्लिम्स। सर सैयद को ये डर था कि हिंदूज के रिलेशंस ऑलरेडी ब्रिटिश के साथ अच्छे हैं, तो हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं, इसलिए हम डोमिनेट नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने क्या करा, उसको इम्प्रूव करवाया ताकि हमारे रिलेशंस क्या हो, अच्छे। तो दीज आर द थ्री रीजंस कि हमारे रिलेशंस क्यों इम्प्रूव करवाने की कोशिश की। वाई सर सैयद खान गिव टू नेशन थ्योरी? ऐसी क्या बातें उनको लगी कि उनको टू नेशन थ्योरी देनी पड़ी? उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 के अंदर भी, जिसके अंदर आपको पता है उर्दू हमारी मेन लैंग्वेज थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। दूसरा रीजन क्या है, हिंदूज वांटेड पार्लियामेंट्री सिस्टम। हिंदूज वांटेड पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि वो ये बात चाहते थे कि भाई आपके पास रूलिंग जो है वो कौन करे, रूलिंग जो है वो आपके पास वो करे,
कौन, जो हमारे पास ब्रिटिश, मतलब जो मेजोरिटी में होगा वो रूल करेगा। हिंदूज क्या थे, मेजोरिटी में थे, मुसलमान मेजोरिटी में नहीं थे, तो इसलिए वो कभी भी रूल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे टू नेशन थ्योरी थी, क्योंकि ऐसे तो मुसलमान कभी जीत ही नहीं सकते थे। तीसरी चीज है, कांग्रेस वांटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कांग्रेस पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि देवर जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, देवर कॉपरेटिंग विद ब्रिटिश, तो उनके पास वेस्टर्न एजुकेशन थी, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे जब इन्होंने ये कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ होने चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ किसको होता, फायदा सिर्फ और सिर्फ सर उसको होता, किसको, आपके पास हिंदूज को होता, क्योंकि सारी जॉब्स हिंदूज को मिलती, मुसलमानों को कोई जॉब नहीं मिलती। तो सर सैयद ने कहा दे आर डिफरेंट, और उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी। वाई सर सैयद अहमद खान फाउंडेड अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट आपकी, इसका ये भी सवाल आ सकता है, वाई सर अहमद खान वांटेड मुस्लिम्स टू एक्वायर वेस्टर्न एजुकेशन। तो पहला रीजन आपके पास ये है कि ये ब्रिटिश और मुसलमानों के रिलेशन अच्छा करना चाहते थे। अगर हम लोग ब्रिटिश एजुकेशन लेते, अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन लेते, तो उनको लगता कि हाँ भाई हम उनको धोखा नहीं दे रहे और हम उनको फॉलो कर रहे हैं और रिलेशन क्या होते, अच्छे होते। दूसरी चीज, मुसलमान जो है वो अगर उनको तरक्की करनी थी, तो तरक्की करने के लिए उनको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं आती वो लोग तरक्की नहीं कर सकते। हिंदूज की अगर टक्कर पे आने हैं, तो आपने क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप ये बात बताओगे कि उन्होंने क्या करा, कि उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट फाउंड करी। तीसरा रीजन आप ये बात बताओगे कि वो चाहते थे कि लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आए, उनको ये बात पता चले कि आईएनसी आपके लिए काम नहीं कर रही, आईएनसी जो है वो हिंदूज को सिर्फ डोमिनेट कर रही है। तो वो पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि भाई मुसलमानों को खुद जॉब्स मिल जाए और वो आईएनसी पर रिलाय ना करें, ताकि वो आईएनसी के जाल में ना फंसे, और इसी वजह से ही फाउंडेड अलीगढ़ मूवमेंट। तो ये हमारे पास इनके 7 मार्क्स के सवाल आते हैं। अब इनके सर्विसेज, इन्होंने क्या करा, रिलेशंस कैसे इंप्रूव करे। इन्होंने तबीरुल कलाम लिखी, जिसके अंदर इन्होंने सिमिलैरिटीज बताई बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे लोगों के रिलेशंस क्या हुए, अच्छे हुए, कि भाई इस्लाम किसका रिलीजन था, मुसलमानों का, क्रिश्चियनिटी किसका था, ब्रिटिश का, रिलेशंस क्या हुए, अच्छे हुए। दूसरी चीज आप ये बात बताओगे, इन्होंने एक बुक पढ़ी ब्रिटेन के अंदर, जिसके अंदर प्रॉफिट के बारे में कुछ गलत बातें लिखी थी, तो उन्होंने उसको पढ़ के क्या करा, बिल्कुल सही करा और बताया कि लोगों को ऐसी कोई बात नहीं है। फिर नदारत, नदारत क्या था, बेनिफिशियल, ये बेनिफेक्टर या हेल्पर। अब हुआ ये कि लोग जो है ना, मुसलमान नदारत नदारत कहते थे, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि ब्रिटिश को ये बात लगी, मुसलमानों को, ब्रिटिश को ये बात लगी कि मुसलमान हमें कोई माँ बहन की गालियां बक रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे, उन्होंने बताया कि नदारत इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड नासिर विच मीन्स बेनिफेक्टर और हेल्पर, इसका कोई गलत मतलब नहीं है। फिर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है, कि इन्होंने पैम्फलेट लिखा कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, जिसके अंदर बताया कि भाई सिर्फ मुसलमान रिस्पॉन्सिबल नहीं थे फॉर वर्ल्ड वॉर, बल्कि इसके अंदर काफी लोग थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर वर्ल्ड वॉर। फिर आप बताओगे ही रोट लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला कि भाई आपको अगर ये शक है कि हम आपसे लॉयल नहीं है, तो भाई मैं ये आपको अपनी सिमिलैरिटीज, हम आपको ये बता रहे हैं ना कि हमने आपसे कहाँ का लॉयल्टी शो करी, हमने आपको कहीं धोखा नहीं दिया, लेकिन आप लोग हमें क्या क्या समझ रहे हो। तो इसकी वजह से ब्रिटिश के साथ रिलेशन क्या हुए, अच्छे। और वॉर के अंदर इन्होंने ब्रिटिश की औरतों और को बचाया था, जिसकी वजह से रिलेशन क्या हुए, अच्छे। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश किस तरीके से इंप्रूव है। फिर इन्होंने एजुकेशनल सर्विसेज क्या दी। इन्होंने सबसे पहले आपको पता है उलमास वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, इन्होंने तहजीबुल अखलाक लिखी, तहजीबुल अखलाक से क्या करा, उलमास को सेटिस्फाई करा कि देखिए हमारा कुरान खुद कहता है कि पढ़ो लिखो हर चीज को बैलेंस लेके चलो, तो हमें एजुकेशन लेनी चाहिए। तो बिल्कुल उस पर उलमास ने एग्री करा और काफी अच्छा स्टेप था। 1859 के अंदर इन्होंने मुरादाबाद पंचायती मदरसा बनाया, कहाँ पर, मुरादाबाद के अंदर। और उसके अंदर आप ये बात बताओगे कि इन्होंने साइंटिफिक टीचिंग्स, रिलीजियस टीचिंग्स के साथ उर्दू और के अंदर देना शुरू करी। फिर 4 साल के बाद इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, जो कि आपके पास गाजीपुर के अंदर बनाई, जिसके अंदर इन्होंने साइंटिफिक राइटिंग्स जो है वो आपके पास क्या करी, उर्दू के अंदर दी। उसके बाद आप ये बात बताओगे कि हमारे पास इससे मुसलमानों की नॉलेज में काफी ज्यादा इजाफा हुआ और मुसलमानों को काफी ज्यादा फायदा हुआ। फिर आप बताओगे ये 1869 के अंदर कहाँ पर गए थे, इंग्लैंड के अंदर गए, वहां पर रहे, वहां पर रहने के बाद ये 1875 में आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाते हैं सर विलियम मुइर की मदद से। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाद में 1876-77 में वो कॉलेज बन गया, और बाद में वो 1920 से 21 में यूनिवर्सिटी बन गया, जब इनकी डेथ हो चुकी थी। सही है, जब इनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन इनके बच्चों ने उसको कन्वर्ट करा। इनकी सोशल पॉलिटिकल सर्विसेज क्या हैं, आप ये बात बताओगे, हिंदूज को पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए था, दे वांटेड डेमोक्रेसी लाइक इंग्लैंड। इससे ये होता कि मेजोरिटी में जो होगा वही हमेशा जीतेगा। सर सैयद ने उसको क्या करा, ओपोज करा। फिर हिंदूज चाहते थे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, इससे सारी गवर्नमेंट जॉब्स उसको मिल जाती हिंदूज को। तो आप ये बात बताओगे सर सैयद ने उसको भी ओपोज करा। 1868 के अंदर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन्होंने क्या करी, टू नेशन थ्योरी दी। उसके अंदर कहा कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर entirely different nations, they can't live together।
क्यों दी? क्योंकि 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने आपके पास 1885 के अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सर सैयद ने कहा इसको ज्वाइन नहीं करना। फिर आपको पता होना चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो हम सेक्शन 2 में पढ़ते हैं, उसके लिए जो आवाज उठाई वो किसने उठाई? वो आपकी सर सैयद अहमद खान ने उठाई। तो दीज आर सम ऑफ दी सोशल। अच्छा, इन्होंने मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन भी बनाई थी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम। तो ये बात भी हमें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कहानी है सर सैयद अहमद खान की। एक्सप्लेन व्हाई सर सैयद अहमद खान वांटेड टू इंप्रूव रिलेशंस बिटवीन मुस्लिम कम्युनिटी एंड ब्रिटिश आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन। 7 मार्क्स आपको मिल गए। Why did सर सैयद अहमद खान फाउंडेड अलीगढ़ मूवमेंट? तो पहला रीजन, दूसरा रीजन एंड तीसरा रीजन, आपको 7 नंबर मिल गए। वही बातें जो हमने पढ़ी हैं, समझी हैं। उसके बाद सर सवाल है कि सर आपने व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान फाउंडेड टू नेशन थ्योरी, वो 2002 से पहले आया था, 5 पेपर्स में नहीं है, लेकिन वो सवाल क्वेश्चन बाय एमवाईएम में हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास है इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू अप्रोच टू द एजुकेशन वाज अ मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद। अब उन्होंने बोला एजुकेशन क्या उनकी मेन कंट्रीब्यूशन थी, तो आपने एजुकेशन की एक, दो एंड तीन बातें लिखी, सही है। However, there were other contributions by Sir Seymour Khan which helped to improve the lives of Muslim people, कि उनकी और कंट्रीब्यूशन थी। फिर आपने बताया कि उनकी सोशल पॉलिटिकल सर्विसेज क्या थी। फिर आपने बताया कि उन्होंने रिलेशंस कैसे इंप्रूव करे, आपने ये बात बताई। उसके बाद आपने क्या करा? कंक्लूजन। इन कंक्लूजन आई मोस्टली एग्री दैट सर सैयद खान मेन कंट्रीब्यूशन टू द improving the lives of people in the 19th century was his new approach to the education. He started schools and colleges that combined Western and Indian education with Islamic teachings, which was quite innovative for that time. By doing this, he helped Muslims learn about science and other modern subjects, which reduced their hatred towards British and made them realize they had done good things too. This education also empowered Muslims to engage more actively in society and pursue better opportunities for themselves. So while Sir Simrat Khan made other contributions too, his focus on education had a lasting and significant impact on the lives of Muslim people during that time. तो ये आपने क्या कर दिया? कंक्लूजन दे दिया। उसके बाद सर हमारे पास क्या है? उसके बाद इन लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के अंदर सवाल है कि सर वाई उर्दू वाज सिलेक्टेड एज अ रीजनल लैंग्वेज, वाज एज अ नेशनल लैंग्वेज। देखें 5 लैंग्वेजेस हैं, उर्दू आपकी नेशनल लैंग्वेज है। आपके पास पंजाबी, सिंधी, पश्तो और आपके पास क्या है वो। अब सवाल है कि भाई सबसे पहला रीजन, बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। लॉन्ग हिस्ट्री का मतलब ये है कि भाई ये पहले से इस्तेमाल होते हुए आ रही है। पहले से इस्तेमाल होते हुए का मतलब ये है कि ये मुगल्स के दौर के अंदर भी इस्तेमाल हुई, ये मुगल्स आर्मी के अंदर भी इस्तेमाल हुई। जब इतने लोगों ने उसको इस्तेमाल करा तो जाहिर सी बात है वो फैली और सब लोगों को वो इजीली आती थी, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे वो क्या हुई? इट वॉज इलेक्टेड एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। दूसरा रीजन आपके पास है, अनदर रीजन वॉज इट्स हाई स्टेटस। इसकी इज्जत बहुत थी। क्यों? क्योंकि आपके जितने पोएट्स थे जैसे कि अमीर खुसरो, उन्होंने इतनी उसके अंदर इस्तेमाल करा। आप ये बात बताओगे अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर जितनी भी बुक्स लिखी गई वो उर्दू के अंदर तकरीबन लिखी गई, कुरान और उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किया गया। अब अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है लोगों को समझ आती होगी तो ही ट्रांसलेशन हो रही है, तो उसका स्टेटस बहुत ज्यादा था। एंड द थर्ड रीजन ये था कि आपके पास इट वॉज एसोसिएटेड विद पाकिस्तान मूवमेंट। आप ये बात बताओगे कि सर सईद अहमद खान ने जो है वो उर्दू के लिए आवाज उठाई, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के लिए। मुस्लिम लीग उर्दू को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी, कायदा आजम ने अपनी स्पीचेस उर्दू के अंदर दी, और इसी वजह से एक यूनिटी लाने के लिए आप ये बात बताओगे कि हमारे पास इट वाज सिलेक्टेड एज अ नेशनल लैंग्वेज। सर अगर आपके पास एक नेशनल लैंग्वेज बन गई है, अब हम रीजनल लैंग्वेजेस को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? ये भी तो सवाल आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। पहला रीजन ये है कि देखें उर्दू जो लैंग्वेज है वो किसकी है? उर्दू स्पीकिंग लोग सिर्फ उर्दू कहते हैं, पंजाबी पंजाबी कहता है, पश्तो जो है वो पश्तो जो पठान है पश्तो कहता है, बलोच जो है वो बलोची कहता है, सिंधी जो है वो सिंधी कहता है। अब अगर मैं सिर्फ उर्दू को प्रमोट करता तो दूसरी लैंग्वेजेस वालों को गुस्सा आता नहीं आता? तो आप ये बात बताओगे कि भाई गवर्नमेंट ने इसलिए प्रमोट करा क्योंकि आप बताओगे कि रीजनल लैंग्वेजेस दूसरे लोग काफी ज्यादा कहते थे, बहुत सारे लोगों को उर्दू सही तरीके से नहीं आती थी। गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम नेशनल लैंग्वेज को ही सिर्फ प्रमोट करेंगे और रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट नहीं करेंगे तो इससे लोगों के अंदर नफरतें पैदा होंगी, गुस्सा आएगा, एक दूसरे के अंदर वो करेंगे। तो बेहतर ये है कि हम उर्दू के साथ साथ इन लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करें, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि वो रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाता है। पंजाबी, सिंधी, पश्तो, आप ये बात बताओगे वो बहुत ही ज्यादा जो है वो डेवलप जबानें थी। इनकी पाकिस्तान बनने के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, जिसकी वजह से हम ये बात कहेंगे कि भाई इनको एज अ रीजनल लैंग्वेज आपने क्या करा? सेलेक्ट करा।
इनको प्रमोट करा। बलोची लैंग्वेज अगर देखा जाए तो 4 लैंग्वेजेस में बलोची बिल्कुल डिक्लाइन पे थी, तो हमने सोचा कि अगर हम इसको डेवलप नहीं करेंगे तो ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और बलोच लोगों के अंदर एक नफरत पैदा हो जाएगी कि यार ये तुम लोगों ने हमारे साथ क्या करा, तुम लोगों ने तो बाकी लैंग्वेजेस को प्रमोट करा और इसको नहीं करा। तो दैट्स व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको क्या करें, प्रमोट करें। तो ये हमारे पास है। अच्छा, अब हमारे पास है कि भाई मैं आपको पहले इनके 7 मार्क्स दिखा देता हूँ। वाई मोहम्मद अली चोज जुना एज उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज, 3 रीजंस लिखे हुए हैं, आपको 7 नंबर मिल गए। वाई हैव रीजनल लैंग्वेजेस बीन प्रमोटेड, 1 रीजन, 2 रीजन एंड 3 रीजन, ये आपके पास 3 रीजन हो गए। अब सवाल ये है कि भाई इनकी प्रमोशंस, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लिखी हुई है प्रमोशन ऑफ लैंग्वेजेस, डेवलपमेंट बिफोर जस्ट फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए है। ये आपके पास पेपर के अंदर जब आप 14 मार्क में इसकी डेवलपमेंट्स ये वाली लिखोगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इट्स बिफोर 1947। आपको 1947 के बाद की टाइमलाइन वो बतानी होती है। तो अब हम जो फोकस करेंगे ये आप खुद पढ़ सकते हो, क्योंकि इट्स जस्ट फॉर नॉलेज। हम डेवलपमेंट्स आफ्टर 1947, आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को जब ये डिटेल में भी कराया था तो मैंने आप लोगों को एक चार्ट बनाया था, तो वो चार्ट आप लोगों के लिए यहाँ बना दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि कुछ बच्चों को मुझे पता है तौफीक तो बिल्कुल नहीं भी होगी कि हम जो है वो थोड़ा सा खुद पढ़ लें। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले देखा जाए तो ये नेशनल लैंग्वेज है, ये रीजनल लैंग्वेज है पंजाब की, सिंध की, केपीके की, और ये बलूचिस्तान। न्यूज मीडिया के अंदर एग्जाम्पल आप किसकी दे सकते हो, जैसे कि आप बोलोगे भाई मीडिया न्यूज, अच्छा जैसे ना सब में एक ही जैसी ही बात होंगी कि भाई मीडिया न्यूज चैनल के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से लोग जब उसको यूज करते हैं इस लैंग्वेज को तो वो लैंग्वेज प्रमोट होती है, लोगों तक पहुंचती है और आपकी लैंग्वेज क्या होती है, प्रमोट होती है। अब कौन से, जैसे उर्दू के आप बोल सकते हो कि पीटीवी है, ARY है, ब्रोल है, ये आपने न्यूज चैनल बता दिया। मीडिया के अंदर आपने हम बता दिया, ARY जियो बता दिया। आपने बताया न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज है वो उर्दू के अंदर आती है, जिसकी वजह से लोग इसको सीखते हैं। ऐसी ही बात आपने पंजाबी में भी लिखनी है, लेकिन एग्जाम्पल जी न्यूज, अपना न्यूज न्यूज़पेपर, KTN न्यूज, मेहरान टीवी, इसके डिफरेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं। खैबर न्यूज, पश्तो वन न्यूज़पेपर, कोयटा टीवी न्यूज़पेपर। तो ये आपने बताया न्यूज मीडिया में कैसे इस्तेमाल हो रही है। एजुकेशन के अंदर मैट्रिक में, O लेवल में आपके पास उर्दू इस्तेमाल हो रही है, इंटर में इस्तेमाल हो रही है, MA लेवल में इस्तेमाल हो रही है उर्दू यूनिवर्सिटी। मैट्रिक यहाँ पे पंजाब में, MA लेवल पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई जा रही है, पंजाबी पढ़ाई जा रही है। मैट्रिक के अंदर सिंधी आपको पता है कंपलसरी है। MA लेवल जो है वो आपकी जामशोरो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जा रही है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है कि मैट्रिक KPK के अंदर, और उसके बाद आप ये बात बताओगे MA लेवल पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। फिर मैट्रिक बलूचिस्तान के अंदर, और फिर ये MA लेवल तक पढ़ाई जा रही है। फिर अगर हम बात करें तो इंटरटेनमेंट में मुशायराज हो रहे हैं उर्दू के अंदर, स्टेज शोज हो रहे हैं, थिएटर्स हो रहे हैं, रेडियो में आपके क्या पास आ रही है, मुशायराज, स्टेज शोज, थिएटर, रेडियो, मुशायराज, स्टेज शोज, थिएटर, रेडियो, मुशायराज, रेडियो, मुशायराज, रेडियो। तो जब आप ये बात पढ़ोगे तो सबकी डेवलपमेंट्स एक जैसी होंगी। फिर कुरान बुक्स, इसमें जैसे आप पंजाबी में कुरान बुक्स, मोहम्मद अली फाइक वाली बात लिख सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि हमारे पास बुक्स लिखी जाती हैं। फिर आप बताओगे हमारे पास सरमस्त अकेडमी, सचल सरमस्त की उसमें बनी जिसके अंदर बुक्स हिंदी के अंदर लिखी जाती हैं। फिर आप बताओगे हमारे पास पश्तो अकेडमी बनी, पश्तो डिक्शनरी आपके पास बनाई गई जिसके अंदर पश्तो डिक्शनरी के तहत पश्तो के अल्फाज सिखाए गए। बुक्स पर आप बताओगे कि हमारे पास बलोची के अंदर है, बलोची लिटरेरी एसोसिएशन डेवलप की गई, नान किसान एंड उलैसिस आपके मंथली एंड वीकली मैगजीन्स निकाले गए बलोची के अंदर, जिससे आपकी बलोची की अभी काफी ज्यादा डेवलप है। तो ये आपके पास इतना सा है, और आपने इसको क्या कर लिया, याद कर लिया। अब देखें इसका आंसर कैसे लिखते हैं। इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, हैज द प्रमोशन ऑफ उर्दू, अच्छा मैंने इसके अंदर वो वाला सवाल दिया, हैज द प्रमोशन ऑफ उर्दू बीन मोर सक्सेसफुल देन दैट ऑफ रीजनल लैंग्वेज, ताकि आपकी सारी लैंग्वेजेस कवर हो जाए। लेकिन इसका पेपर के अंदर एक सवाल ये भी आता है कि कोई भी लैंग्वेज का नाम दे देंगे, वॉज पंजाबी प्रमोटेड मोर देन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, तो उसमें हम उर्दू नहीं लिखते, सही है। अब सवाल है कि क्या उर्दू ज्यादा प्रमोट हुई थी, तो आपने उर्दू का पूरा बताया कि भाई ये इस तरीके से इस्तेमाल होती है, पूरी वही बात है जो हमने अभी पढ़ी, सही है। उसके बाद आपने बताया कि भाई हमने पंजाबी को प्रमोट कैसे करा, हमने सिंधी को प्रमोट करा, हमने पश्तो को, अच्छा इसके अंदर आपने किसी 3 रीजन, मतलब एक उर्दू और 3 रीजन लैंग्वेज, आप चारों भी बता सकते हो, चारों बताओगे लेकिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक उर्दू और बाकी को 3, क्योंकि 4 फैक्टर्स होते हैं ना टोटल, एक क्वेश्चन वाला और एक वो। लेकिन इट्स ऑन यू, आप बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं कि चारों लिख दें, एक्स्ट्रा लिखने में कोई वो नहीं है। उसके बाद आपने कंक्लूजन क्या दिया, इन कंक्लूजन वाइल रीजन इन लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान हैव सीन significant development and promotion efforts, Urdu has remained the most widely promoted and recognized language in the country. Urdu status as a national language, its use in media, education, and legal proceeding, and its prevalence across all provinces have
all contributed to its widespread promotion and acceptance. Despite the commendable efforts to promote regional languages like Punjab, Sindhi, Pashto, Urdu's overarching importance and prominence have ensured that its development and promotion efforts surpass those of regional languages. मतलब रीजनल लैंग्वेजेस से ज्यादा ये क्या हुई हैं, डेवलप हुई हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास पूरी कहानी थी लैंग्वेजेस की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये 6 टॉपिक्स अच्छे तरीके से हमने रिवीजन कर लिया होगा, आपको समझ भी आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ है, वापसी कह रहा हूँ, 4 मार्क्स के हैंडआउट्स प्रॉपर नोट से पढ़ोगे, वापसी कह रहा हूँ कि इसके 14 मार्क्स के सवाल डिफरेंट तरीके से देखोगे कैसे आते हैं। ये सिर्फ एक आपको मॉडल आंसर दे दिया गया है कि भाई कंक्लूजन के साथ आंसर कैसे दिया जाएगा। जब आपने और उसमें आपने पैटर्न देख लिया कि भाई पैटर्न कैसे फॉलो करना है, उसमें दिया हुआ है ना मैंने सजेस्टेड बाय एमवाईएम, तो वो देख लेना। और साथ ही साथ में आपने ये चीज देख लेनी है कि हमें पैराग्राफिंग कैसे करनी है, किस तरीके का सवाल आएगा। तो इसको प्लीज देखना है ताकि आप पेपर के अंदर वो गलतियां नहीं करें। अभी सीखने का वक्त है, अभी टाइम है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से कर लें। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरा कहना मानेंगे, प्रॉपर तरीके से एफर्ट करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे से पढ़ेंगे। सेक्शन 1 हमारा रिविजन हो चुका है। कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।